पुस्तक 2 अध्याय 11 दलदल में प्रवेश। नीम की टुकड़ी 3 काले जंगली जानवरों पर सवार होकर पहाड़ी जंगल की सीमाओं से आगे बढ़ी। देखो, अंकल डाला ने सामने की ओर इशारा किया। ईस्टमाउंट मार्श आगे है। ईस्टमाउंट मार्श। नीम दूर तक देखता रहा। दूर दूर तक फैली एक विशाल अंतहीन झील बसंत के सूरज की खूबसूरत रोशनी से जगमगा रही थी। एक नजर में उड़ते हुए जानवर गोता लगाते और मछलियां झपटते दिखाई दे सकते थे, या फिर कुछ विशालकाय जलीय जीवों की पूंछें सरकंडों के बीच रेंगती हुई दिखाई दे सकती थीं। कभी कभी एक विशाल सिर भी दिखाई देता था। ये राक्षसों की दुनिया थी। ईस्टमाउंट मार्श, नीम धीरे से बोला। आखिरकार हम यहाँ आ गए। ईस्टमाउंट मार्श जी कबीले और आयनवुड कबीले के क्षेत्र के बीच स्थित था। आयनवुड कबीला जी कबीले के बराबर एक प्रभुत्वशाली शक्ति था, लेकिन वह जी कबीले का दुश्मन था। ईस्टमाउंट मार्श 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ा था और आकार में उसके पिछले जन्म के एक प्रांत के बराबर था। इतनी विशाल झील, स्वाभाविक रूप से यहाँ अनगिनत राक्षसी जानवर रहते थे। जिन राक्षसी जानवरों के बारे में जी कबीले को पता था, उनकी संख्या 12 तक थी। पश्चिमी प्रांत के जी कबीले को छोड़कर साहसिक यात्रा पर निकलने के बाद से नीम कुछ जियांटियन स्तर के दिरे मॉन्स्टर्स से लड़ने जाना चाहता था, लेकिन दिरे मॉन्स्टर्स तो गहरी झीलों और ऊंचे पहाड़ों में छिपे हुए थे। उन्हें इतनी आसानी से कैसे पाया जा सकता था? पहले उसने लगभग पूरा 1 महीना एक इलाके की खोज में बिताया था, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली थी। क्रोधित होकर निंग ने तुरंत अपना रास्ता बदल दिया और सीधे ईस्टमाउंट मार्श की ओर चल पड़ा। ईस्टमाउंट मार्श में कई राक्षस हैं और उनमें से कई शुरुआती जियांटियन स्तर के हैं। मुझे यकीन नहीं है कि मेरा सामना एक भी राक्षस से नहीं होगा। निंग एक नवजात बछड़े की तरह था जिसे डर का मतलब नहीं पता था। हालांकि उसने ज्यादा लापरवाही बरतने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि जी वंश के कई लोग ईस्टमाउंट मार्श में ही मारे गए थे, जैसे कि उसके दादा, जिनकी मृत्यु ईस्टमाउंट मार्श में ही हुई थी। मोवू, ऑटम लीफ। निंग अपने काले फेरोबीस्ट की पीठ से कूद पड़ा और निर्देश दिया। ईस्टमाउंट मार्श बहुत जोखिम भरी जगह है और हर जगह खतरा है। इसके अलावा काले फेरोबीस्ट पानी में किसी काम के नहीं हैं। तुम दोनों इन 3 काले फेरोबीस्ट को लेकर मेटलस्टोन जनजाति की ओर चलो। मेटलस्टोन जनजाति में मेरा इंतजार करना। मोवू और ऑटम लीफ ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे सिर्फ सम्मानपूर्वक कह पाए, हाँ युवा स्वामी। डाला। निंग ने उस सांवले बड़े आदमी की तरफ देखा। तुम और मैं इस झील की सैर करेंगे। मुझे यहाँ के सामान्य इलाकों की आदत डाल दो और फिर तुम भी मेटलस्टोन ट्राइब में जाकर आराम कर सकते हो। हाँ युवा स्वामी, चाचा दला ने सम्मानपूर्वक कहा। चल दर। निंग तुरंत आगे बढ़ा और अंकल डाला अपना बड़ा कुल्हाड़ा उठाए पीछे पीछे चल पड़े। ऑटम लीफ और मोवू अपने युवा स्वामी को दूर ईस्टमाउंट मार्श में प्रवेश करते हुए देख रहे थे। हालांकि वे घबराए हुए थे, फिर भी वे कुछ नहीं कर सकते थे। उनमें से एक नौकरानी थी, जबकि दूसरी एक व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं थी जिसे युवा स्वामी को उनके विशाल पर्वतारोहण अनुभव सिखाने के लिए नियुक्त किया गया था। उनकी शक्ति निंग से कहीं कम थी। विशाल झील असंख्य सुंदर दृश्यों से भरी हुई थी। इस विशाल झील के भीतर मजबूत जमीन और घास वाले द्वीप भी हैं। अंकल डाला हंसे। दरअसल कुछ छोटे छोटे गांव भी हैं, लेकिन ज्यादातर कीचड़ वाले इलाकों में अगर आप कदम रखेंगे तो दलदल में धंस जाएंगे। और इसके अलावा वहाँ खुद एक बेहद गहरी झील भी है। दलदल के भीतर चलना फिरना मुश्किल है, और अगर आप सावधान नहीं रहे तो आप उसमें धंस जाएंगे। निंग उसके ठीक बगल में था। हमारी मेटलस्टोन जनजाति सदियों से दलदल के पास एक गांव में रहती है और अक्सर यहाँ मछली पकड़ने आती है। हमें ठीक ठीक पता है कि कौन सी सड़कें चलने लायक हैं और कौन सी नहीं। अंकल डाला बहुत आश्वस्त थे। पा कीचड़ से गुजरते हुए निंग ने ईस्टमाउंट मार्श के माध्यम से इस आदिवासी योद्धा का पीछा किया। देखो, निंग के हाथ में अचानक एक जानवर की खाल का चर्मपत्र प्रकट हुआ। ये ईस्टमाउंट झील का नक्शा है। मुझे इन गोलाकार क्षेत्रों तक ले चलो। अंकल डाला डर गए। ये सब वो जगहें हैं जहां डायर मॉन्स्टर्स छिपे हैं। ये सबसे खतरनाक जगहें हैं। हम इनके पास जाने की हिम्मत नहीं करते। तुम्हें उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। निंग ने सिर हिलाया। बस मुझे वहां ले चलो और दूर से ही बता दो कि कैसे जाना है। चाचा डाला का माथा पसीने से तर था। उन्होंने सिर हिलाया। ठीक है, मैं आपका नेतृत्व करूंगा युवा स्वामी। ईस्टमाउंट मार्श बहुत ही विशाल था। उनके लिए अकेले पैरों के बल पर उसमें से गुजरना वाकई बहुत धीमा था। इसके अलावा निंग पहली बार यहाँ आया था और घुमावदार रास्ते हजारों किलोमीटर तक फैले हुए थे। सौभाग्य से अनुभवी अंकल डाला ने उसे एक के बाद एक छिपे हुए रास्ते दिखाए, जिससे वे आसानी से इस दलदल में चल पाए। पलक झपकते ही 1 महीने से अधिक समय बीत गया। निंग ने अपने किलस्टोन में खाने पीने की चीजें रखी थीं और इसके अलावा वे कुछ राक्षसी जानवरों का मांस भून सकते थे। जब भी वे सोने जाते तो बस सूखी जमीन या घास का कोई टुकड़ा ढूंढ लेते। निंग उन छिपे हुए डायरे मॉन्स्टर्स को चुनौती देने की जल्दी में नहीं था। पहले वह उन्हें ढूंढना चाहता था, उसके बाद वह अकेले ही यात्रा करेगा और अपने दुनिया के साथ एक स्तर के पैरों के बल पर झील के पानी की सतह पर आसानी से चल सकेगा। वह एक ही दिन में 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगा। यह आखिरी जगह है। अंकल डाला ने दूर से एक जगह की ओर इशारा किया, जहां कम से कम 3 मीटर ऊंचे जलीय पौधों की शानदार झाड़ियां हवा में लहरा रही थीं। ठीक वहीं जहां जलीय पौधे उग रहे हैं, एक बड़े जानवर का अड्डा है। माना जाता है कि यह एक बहुत ही विशाल गेंडा है, एक छोटे पहाड़ के आकार का जलीय गेंडा। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। मेटलस्टोन जनजाति में लौटने के बाद मैं तुम्हें जरूर भारी इनाम दूंगा।
निंग ने कहा, युवा स्वामी, आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया है। चाचा दला ने जल्दी से कहा। यह नाजुक सा दिखने वाला बच्चा असल में बेहद ताकतवर था। ईस्टमाउंट मार्श में बिताए 1 महीने के दौरान उन पर कई राक्षसी जानवरों ने हमला किया था, लेकिन वे सभी उस बच्चे की तलवार के एक ही वार से मर गए। निंग को उन राक्षसी जानवरों की लाशों की भी परवाह नहीं थी, लेकिन अंकल डाला का दिल हर बार दुखता था। ये राक्षसी जानवर का मांस था। अगर वे इसे बेच देते तो कबीले की हालत बहुत बेहतर होती, लेकिन वह इसे वापस नहीं ले जा सकता था, इसलिए वह बस कुछ चुनिंदा हिस्से काटकर अपने साथ ले जा सकता था। हर्म, निंग और अंकल डाला दोनों अचानक दूर देखने लगे। दूर से देखने पर सैनिकों की एक टुकड़ी दिखाई दे रही थी, जिसके भीतर काफी लोग थे। दलदल की गहराई में ठोस क्षेत्र, कीचड़ भरे क्षेत्र और यहाँ तक कि पहाड़ी क्षेत्र भी थे। साथ ही एक बड़ा पहाड़ भी था। उस पहाड़ को ईस्ट माउंटेन के नाम से जाना जाता था, इसीलिए इस दलदल को ईस्ट माउंट मार्श के नाम से जाना जाता था। दूर एक पहाड़ी पर सैकड़ों सैनिकों का एक दस्ता जमा हुआ दिखाई दे रहा था। अचानक 10 सैनिक तेजी से निंग और अंकल डाला की ओर दौड़े। क्या हो रहा है? निंग ने भौहें चढ़ाईं। जल्दी चलो, चलें। चाचा दला इतने डर गए कि वे तुरंत पीछे मुड़े और भाग गए। शुआ, उन 10 लोगों में से एक ने नीले धातु का कवच पहना हुआ था और एक चीख के साथ वह आश्चर्यजनक गति से आगे की ओर कूदा, जिससे अंकल डाला के भागने का रास्ता अवरुद्ध हो गया। तुम दोनों? नीले बख्तरबंद आदमी ने उन्हें ठंडी निगाहों से देखा। केवल निंग के शरीर पर अति सुंदर जानवर फर के कपड़ों को देखने के लिए थोड़ी देर रुका, फिर तिरस्कार पूर्वक बोला, हमारे साथ आओ। आप हमसे क्या चाहते हैं? चाचा दला ने उस आदमी का कवच देखकर तुरंत झुककर सम्मानपूर्वक पूछा। अन्य 9 लोग भी वहां पहुंचे। उन सभी ने कवच पहन रखा था। जल्दी करो, अगर हम तुम्हें हमारे पीछे आने को कहें तो हमारे पीछे आओ, वरना यहीं मर जाओगे। कवच पहने ये सभी पहरेदार अपने हथियार उठाते हुए ठंडी निगाहों से देख रहे थे। जाहिर है कि वे बहुत कुशल थे। चाचा डाला ने निंग की ओर देखा। चलो अभी देखते हैं। निंग सचमुच शांत था। ये बख्तरबंद पहरेदार कोई आम इंसान तो नहीं थे, लेकिन उसके लिए तो ये किसी जंगली मुर्गे से ज्यादा कुछ नहीं थे जो किसी भूखे कुत्ते का सामना कर रहे हों। लेकिन बख्तरबंद पहरेदार उन्हें अपने पीछे क्यों लाना चाहते थे? अगर जरूरी नहीं था तो निंग इतनी आसानी से दूसरों का कत्लेआम नहीं करना चाहता था। कदम जल्दी करो। 10 बख्तरबंद गार्डों की चौकस निगाहों के नीचे निंग और अंकल डाला पहाड़ी की ओर बढ़े। पहाड़ी पर थोड़ी घास थी और वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। ज्यादातर लोग हाथ पैर बांधे लेटे हुए थे, जबकि लगभग 100 बख्तरबंद पहरेदार उनके चारों ओर घेरा बनाए हुए थे और बीच में एक पत्थर की सीट थी। उस पत्थर की सीट पर एक हट्टा कट्टा आदमी बैठा था, कम से कम 6.5 फुट लंबा, मोटा कवच पहने और रौबदार निगाहों वाला। निंग आश्चर्य से बीच में बैठे लंबे बख्तरबंद आदमी को देख रहा था। निंग की जेब में रखा राक्षस पत्थर इस समय गर्मी बिखेर रहा था। जाहिर है उसे पास में किसी राक्षस की मौजूदगी का आभास हो गया था। साथ ही निंग को ये भी महसूस हो रहा था कि कई पहरेदारों के साथ उस विशालकाय बख्तरबंद आदमी की आभा अद्भुत थी। वहाँ एक डायर मॉन्स्टर है। निंग ने जल्दी से सभी का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। आसपास सिर्फ इंसान ही थे। एक राक्षस जो इंसानी रूप धारण कर सकता था निस्संदेह एक डायर मॉन्स्टर था। निंग इस यात्रा पर अपने साथ कई वस्तुएं लाया था और एक दानव पत्थर उनमें से एक था। दानव पत्थर एक प्रकार की विशेष प्राकृतिक चट्टानें थीं। जैसे ही उन्हें किसी राक्षस की आभा का आभास होता, वे प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करते। कुछ शहर जो पश्चिमी प्रांत शहर से भी बड़े थे, उनके द्वारों पर राक्षस प्रकटीकरण दर्पण लगे होते थे जो कई दानव पत्थरों से बने होते थे। जब कोई राक्षस पास आता तो राक्षस प्रकटीकरण दर्पण तुरंत प्रकाश बिखेर देता। मनुष्यों में मानवीय आभा होती थी, जबकि राक्षसों में स्वाभाविक रूप से अपनी राक्षसी आभा होती थी। यह एक प्रकार की जीवन आभा थी। डाला, अंकल डाला। अचानक कई आवाजें गूंज उठीं। निंग और अंकल डाला दोनों ने सिर घुमाया और देखा कि बंधे हुए लोगों में से 10 लोग उन दोनों को पुकार रहे थे। ये देखकर अंकल डाला के चेहरे पर तुरंत एक चिंता का भाव आ गया। काले बाघ, तुम्हें यहाँ क्यों बांधा गया है? वे 10 लोग लगभग उसी के कबीले के थे। डाला, तुम यहाँ क्यों हो? वह विशालकाय व्यक्ति एक राक्षस है, वह हम सबको खा जाएगा। बंधे हुए आदिवासियों में से एक ने घबराहट में पुकारा। डायर मॉन्स्टर। अंकल डाला चौंक गए। निंग ने उस विशालकाय आदमी को घूरा जो भारी कवच पहने बख्तरबंद पहरेदारों के घेरे के बीच बैठा था। गौर से देखने पर उसने देखा कि उस विशालकाय आदमी के होंठों के कोनों पर खून के निशान थे और वह संतुष्ट भाव से उन्हें चाट रहा था। इससे निंग का दिल तुरंत उसे मारने के लिए मचल उठा। तो वह निर्दैत्य जिसे मेरे दानव पत्थर ने भांप लिया, वही है। ईस्टमाउंट मार्श में कुल 12 निर्दैत्य हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह कौन है। अपना मुंह बंद करो। एक बख्तरबंद गार्ड आया और उस बंधे हुए आदमी को बेतहाशा और बार बार लात मारने लगा। तुम सब अपना मुंह बंद करो। आप एक डायर मॉन्स्टर के लिए अपने साथी मनुष्यों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम अपना मुंह बंद रखें। और आप आयरनवुड कबीले के आदरणीय ब्लू गार्ड्स हैं। आप सचमुच आयरनवुड कबीले के लिए कलंक हैं। लात मारो, जितना चाहो मारो, हम सबको मार डालो। जिन लोगों को लात मारी जा रही थी वे बेतहाशा चिल्ला रहे थे। बस करो। पत्थर की बेंच पर बैठा विशालकाय भारी भरकम कवचधारी आदमी गरजा। उसकी आवाज बहुत गहरी थी, मानो किसी बुलहन से आ रही हो। अगर तुमने इन्हें लात मारकर मार डाला तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बख्तरबंद गार्ड ने भारी बख्तरबंद विशालकाय पर नजर डाली और फिर दुखी होकर पीछे हट गया।
जलिया गैंडे राजा, एक गंजे बख्तरबंद पहरेदार ने दहाड़ते हुए कहा। हम 500 से ज्यादा लोगों को पकड़ने में आपकी मदद कर चुके हैं। हमारे साथी लोगों को पकड़ने के लिए हर जगह फैल गए हैं और अपना काम कर चुके हैं। हमारे युवा स्वामी को हमें वापस कर दीजिए और हमारा आयनवुड कबीला ऐसे व्यवहार करेगा जैसे कुछ हुआ ही न हो, वरना अगर स्थिति बिगड़ती है, जलिया गैंडे राजा, आपको पता होना चाहिए कि आप हमारे आयनवुड कबीले के प्रकोप को सहन नहीं कर पाएंगे। दो बख्तरबंद गार्डों के संरक्षण में दूर से देखते हुए निंग की आंखें चमक उठीं। जलिया गैंडा राजा, ईस्टमाउंट मार्श के 12 डायरे मॉन्स्टर्स में सिर्फ एक जलिया गैंडा था। वह एक प्रारंभिक जियांटियन स्तर का डायरे मॉन्स्टर था। प्रारंभिक जियांटियन स्तर। निंग की आंखों में हत्या का भाव था। मैंने इस स्तर की शक्ति वाले डायर मॉन्स्टर की बहुत लंबे समय से तलाश की है। ये वास्तव में दूर दूर तक खोजने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक उसे खोज लेने जैसा मामला है। पुस्तक 2 अध्याय 12 एक नरसंहार शुरू होता है। अपनी पत्थर की कुर्सी पर बैठे जलिया गैंडे राजा ने गंजे बख्तरबंद रक्षक की ओर देखा। अपने विशाल हाथ से उसने पास में ही बंधे हुए एक युवक को पकड़ लिया और उसे अपनी जांघ पर लिटा दिया। जलिया गैंडे राजा की जांघ पर बैठा युवक एक छोटी सी गुड़िया जैसा था, जिसमें प्रतिरोध करने की जरा भी क्षमता नहीं थी। युवक दर्द से चीखा। उसने तुम्हें लोगों को पकड़ने के लिए कहा था, तो जाओ, तुम्हें बस 1000 लोगों को पकड़ना है। हे पराक्रमी जलिया गैंडे राजा, हमने अभी जिन 2 लोगों को पकड़ा है और 19 लोगों को जिन्हें तुमने पहले खाया है, इसका मतलब है कि मैंने अपने मातहतों को तुम्हारे लिए 583 इंसानों को पकड़ने का आदेश दे दिया है। चिंता मत करो। जलिया गैंडे राजा की आवाज अभी भी बहुत धीमी और भारी थी। मैं, जलिया गैंडे राजा, अपना वादा जरूर निभाऊंगा। जब तुम 1000 लोगों को पकड़ लोगे तो मैं तुम्हें जरूर छोड़ दूंगा। गंजे। जलिया गैंडे राजा ने अपनी विशाल आंखों से गंजे बख्तरबंद रक्षक को घूरा। आयनवुड कबीले का नाम लेकर मुझे डराने की कोशिश मत करो। यहाँ ईस्टमाउंट मार्श में हर साल आयनवुड कबीले और जी कबीले के कितने ही अनुयायी मरते हैं। तुम ईस्टमाउंट मार्श में रोमांच के लिए आए थे। मरोगे तो मरोगे, भले ही तुम्हारे आयनवुड कबीले के इस कोमल चमड़ी, कोमल शरीर वाले युवा गुरु का रुतबा बहुत ऊंचा हो। अगर मैं तुम सबको मार डालूं तो भी बहुत देर हो जाएगी, जब तक आयनवुड कबीले को पता नहीं चलेगा कि तुम सब मर चुके हो, और वे ये पता नहीं लगा पाएंगे कि हत्यारा कौन था। ब्लू गार्ड्स केवल अपने दांत पीस सकते थे। जलिया गैंडा राजा हंसा और अपने हाथ की एक लहर के साथ आयनवुड कबीले के बंधे हुए युवा स्वामी को फिर से जमीन पर फेंक दिया। तुम सब लोग बाहर जाओ और लोगों को पकड़ो। जाओ और जल्दी से और लोगों को पकड़ो। जाओ और इन नीच किसानों को पकड़ो। जमीन पर लेटा हुआ आयनवुड कबीले का युवा मालिक गुस्से से दहाड़ रहा था, लेकिन युवा स्वामी गंजे बख्तरबंद गार्ड ने घबराहट में कहा, हमने ईस्टमाउंट मार्श के लगभग सभी शिकारियों और मछुआरों को पकड़ लिया है। अगर यहाँ और भी होते तो भी बहुत कम होते। 400 तक पहुँचना बहुत मुश्किल होगा। आयनवुड कबीले का युवा सरदार जमीन पर लेटा हुआ जोर से चिल्लाया, तो फिर कोई कबीला ढूंढो, जो भी विरोध करे उन सबको मार डालो, बाकी को यहाँ वापस लाओ। तुम्हें एक कबीले में कुछ 100 लोग तो मिल ही जाएंगे, है ना? एक जनजाति का नरसंहार। गंजा बख्तरबंद गार्ड दंग रह गया। तुम्हें किस बात का डर है? आयनवुड कबीले के युवा स्वामी ने गरजते हुए कहा, अगर डर है तो जी कबीले के इलाके में जाओ। जी कबीले के इलाके में जाकर एक कबीले का कत्लेआम करो। जो भी विरोध करे उसे मार डालो और बाकी को वापस लाओ। गंजे बख्तरबंद गार्ड ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ, अगर 2 प्रमुख पक्ष आपस में युद्ध कर रहे होते या सामान्य परिस्थितियों में अपने स्वामी का आदेश होता तो वे हत्या करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते, लेकिन अब वे एक राक्षस की सेवा कर रहे थे जो दूसरे इंसानों को मारने और उन्हें यातना देने के लिए तैयार था। इससे बहादुर बख्तरबंद रक्षकों को अतुलनीय शर्मिंदगी महसूस हुई। हा हा। जलिया गैंडे का राजा जोर से हंसा। उसकी आवाज बिजली जैसी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, 1000 इंसानों को पकड़ लेने के बाद मैं तुम्हें जरूर छोड़ दूंगा। बूम। जलिया गैंडे के राजा ने अपने गरजते पेट को सहलाया और होंठ चाटे। अभी अभी एक आदमी को खा लिया, अब फिर भूख लगी है। किसे खाऊं? जलिया गैंडे के राजा ने दूसरों की ओर देखा और देखते ही देखते बंधे हुए सभी लोगों के चेहरे बदल गए। कई लोगों की आंखें डर से भरी थीं। उन्होंने पहले भी इस डायर मॉन्स्टर को किसी को जिंदा खाते हुए देखा था। उन्हें मौत का डर नहीं था, लेकिन एक एक निवाला खा जाना एक तरह का नर्क था। जलिया गैंडे राजा की नजर दूर खड़े निंग पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठीं। उस मानव युवक की त्वचा कितनी नाजुक और कितनी साफ है। वह बहुत जवान लग रहा है। उसका मांस जरूर स्वादिष्ट होगा। जल्दी से कोई उसे मेरे पास ले आओ। ये कहते कहते उसकी लार टपकने लगी। युवा मालिक चाचा डाला ने घबराकर निंग की ओर देखा। उनके बगल में 10 ब्लू गार्ड खड़े थे। हटो। एक ब्लू गार्ड ने निंग के जानवर जैसे फर वाले कपड़े पकड़ लिए। निंग ने अपना सिर घुमाया और ब्लू गार्ड की तरफ देखा। अपने दाहिने हाथ की एक हरकत से उसने अपनी दाहिनी हथेली ब्लू गार्ड की छाती की ओर उछाल दी। धमाक। एक धीमी आवाज हुई और ब्लू गार्ड हवा में दूर उड़ गया। उसकी आंखें उभरी हुई और गोल थीं और उसका मुंह खुला का खुला था। उसका चेहरा लाल था। धमाक। उसके टूटे हुए अंगों से ताजा खून बह रहा था। वह 100 मीटर दूर पानी से भरे दलदल में गिर गया और गिरते ही उसने पानी की एक फुहार फेंकी, फिर बिना हिले डुले नीचे गिर गया। साफ था, वह मर चुका था। स्वेच्छा से एक राक्षस के लिए नुकीले दांत और पंजे के रूप में काम करना और अपनी ही जाति के लोगों को नुकसान पहुंचाना, तुम मौत के लायक हो।
एक ठंडी आवाज गूंजी। पूर्ण मौन। पहाड़ी पर बंधे हुए 500 से अधिक लोग, 100 से अधिक ब्लू गार्ड्स, यहाँ तक कि बैठा हुआ डायरी मॉन्स्टर, जलीय गैंडे का राजा, सभी उस नाजुक से दिखने वाले युवा को देखने के लिए मुड़े। क्या एक हथेली ने किसी को 100 मीटर से अधिक ऊंचाई तक उड़ा दिया? वाह! जलीय गैंडे राजा ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी और वह सचमुच उत्साहित हो गया। इंसानों को एक दूसरे को मारते देखकर वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हुआ और तुरंत चिल्लाया, क्या तुम उससे लड़ने वाले नहीं हो? उसने अभी अभी तुम्हारे एक आदमी को मार डाला है, जल्दी करो, लड़ो, मार डालो। बाकी ब्लू गार्ड्स तुरंत गुस्से से लाल हो गए और वे सभी क्रूर धुंध में बदल गए और उसकी ओर झपटे। उनके सामने वाले युवक ने अभी अभी उनके एक साथी को मार डाला था। जब उनका साथी अभी अभी उस ताड़ के पेड़ से मारा गया था तो बस यही कहा जा सकता था कि वे समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। इसके अलावा ये युवक शायद किसी तरह की फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग तकनीक में प्रशिक्षित था। बस उसमें थोड़ी ताकत थी। बस जीवन और मृत्यु की लड़ाई में जो चीज मायने रखती है वह है तलवार और कृपाण की तकनीक, जिसे व्यक्ति ने परिष्कृत और प्रशिक्षित किया है। यहाँ तक कि अगर कोई शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो तो भी उसकी तलवार प्रतिद्वंद्वी की खोपड़ी को भेदने में सक्षम होगी। हु 20 ब्लू गार्ड्स ने एक साथ हमला किया। निंग ने हाथ हिलाकर पास खड़े अंकल डाला को धक्का दिया, जो उड़ गए। डाला ने हवा में ही कलाबाजी मारी, फिर जमीन पर गिरे, बिल्कुल सुरक्षित। अंकल डाला ने निंग की ओर बढ़ते 20 ब्लू गार्ड्स को घबराहट से देखा। युवा स्वामी, सावधान रहना, ध्यान से, तेज भागना, युवक, जल्दी भागो। सभी बंधे हुए कैदी भी घबरा गए और उस नौजवान को चिंता से घूरते हुए चिल्लाने लगे। वे जानते थे कि ये ब्लू गार्ड कितने शक्तिशाली थे। ये ब्लू गार्ड बेहद अनुभवी नाइनफेंग योद्धा थे जो समूह पर हमला करने में बेहद कुशल थे। ये आयनवुड कबीले के कुलीन सैनिक थे। केवल एक जियांटियन स्तर का जीव ही इन 20 ब्लू गार्डों के हमले से बच सकता था। हमलावर ब्लू गार्ड्स का सामना करते ही निंग अचानक हवा के झोंके में बदल गया, एक बेफिक्र हवा जो जहां चाहे वहां बह जाती थी। जब ब्लू गार्ड्स ने अपनी कृपाणों, भालों और तेज तलवारों से उन पर वार किया तो निंग इत्मीनान से आगे बढ़ता गया और आसानी से उनके संयुक्त हमलों से बच निकला। हु पा 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 लगातार हथेलियां थपथपाने की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही निंग 20 ब्लू गार्ड्स के हमलों से बचता हुआ आगे बढ़ा, उसने अपनी हथेलियां थपथपाना शुरू कर दिया। हर वार उसकी कलाई से निकलकर ब्लू गार्ड्स के चेहरों पर लग रहा था। निंग के हर हथेलियां के वार में 10,000 पाउंड का बल था और उसने ब्लू गार्ड्स को उड़ा दिया। कोई भी निंग की हथेली को रोक नहीं पाया। निंग का शरीर रुक गया। सभी 20 ब्लू गार्ड्स एक तरफ उड़ गए थे। उनके सिर और गर्दन टेढ़े मेढ़े हो गए थे। उनके मुंह, नाक और कान से खून बह रहा था। वे सब मर गए। क्या? अरे या वाह! लेकिन सैकड़ों बंधे हुए लोग और आयनवुड कबीले के ब्लू गार्ड, यहाँ तक कि डायर मॉन्स्टर भी हैरान रह गया। तुम आयनवुड कबीले का युवा मालिक जो फर्श पर बंधा हुआ पड़ा था, क्रोधित और उन्मत्त दोनों था। हम आयनवुड कबीले के ब्लू गार्ड्स हैं। बाकी ब्लू गार्ड्स के चेहरे पर बहुत ही भद्दी मुस्कान थी। वे गुस्से में थे लेकिन कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। निंग ने ठंडे शांत भाव से कहा, स्वेच्छा से एक डायर मॉन्स्टर के पंजे और नुकीले दांत बनना एक ऐसा अपराध है जो मौत के लायक है। आयनवुड कबीला और जी कबीला शुरू से ही दुश्मन थे और ये मृत दुश्मन तो डायर मॉन्स्टर के पंजे बनने को भी तैयार थे। निंग के हाथों में अचानक एक तेज तलवार आ गई। उसके पैर हिले और फिर तलवार की रोशनी चमकने लगी। पलक झपकते ही 9 ब्लू गार्ड्स ने अपने गले पकड़ लिए, कुछ बार गुर्राए, फिर गिर पड़े। उनकी गर्दन के घाव से खून बह रहा था। पैरों की गति या तलवारबाजी के मामले में यह नौजवान बेहद तेज था, जिससे बाकी ब्लू गार्ड्स डर गए। पहले तो निंग बिना तलवार चलाए भी भयानक लग रहा था, लेकिन अब उसने तलवार चलाना शुरू कर दिया। तेज भागना, जलीय गैंडे राजा, हमें बचाओ। ब्लू गार्ड्स पूरी तरह से घबरा गए। ये युवा जो कहीं से प्रकट हुआ था, साफ तौर पर उनका कत्लेआम करने वाला था। जलीय गैंडा राजा बस वहीं बैठा जोर जोर से हंस रहा था। मैंने बस इतना कहा था कि अगर तुम 1000 इंसानों को पकड़ लोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं तुम्हें दूसरों से बचाऊंगा। मारो मारो मारो। जलीय गैंडा राजा को जरा भी चिंता नहीं थी। उसके लिए एक महादैत्य के रूप में उसके सामने ये इंसान इंसानों से ज्यादा कुछ नहीं थे। ये इंसानों के बीच चल रहे आंतरिक युद्ध से ज्यादा कुछ नहीं था। छी छी छी। हर तरफ खून बह रहा था और एक के बाद एक ब्लू गार्ड बेजान होकर गिर पड़े। सभी ब्लू गार्ड डर के मारे इधर उधर भाग गए। अब वे सचमुच डर गए थे। इस नौजवान के खिलाफ उनकी तलवारबाजी और कृपाण युद्ध एक भी वार झेलने के लिए काफी नहीं थे। तेज भागना, जल्दी। हवा की आवाज के साथ तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हुए निंग के कई धुंधले रूप कहीं से प्रकट हो गए। हर एक ब्लू गार्ड जहां खड़ा था वहीं गिर पड़ा। कुछ के दिल में छुरा घोंपा गया था तो कुछ का गला काट दिया गया था। जमीन खून से सनी हुई थी। ब्लू गार्ड जमीन पर गिरे पड़े थे, पूरे इलाके में बिखरे हुए थे। हर एक ब्लू गार्ड मर चुका था। जलीय गैंडा राजा, जो पहले सिर्फ तमाशा देख रहा था, अचानक खड़ा हो गया। उसका चेहरा बदल गया। निंग के आखिरी पूरी ताकत से किए गए हमले ने उसकी गति को चरम सीमा तक पहुंचा दिया था, जिससे दर्जनों धुंधली तस्वीरें बन गईं। इससे जलीय गैंडा राजा सचमुच स्तब्ध रह गया था। इससे पहले उसने इस युवा को अपना संभावित प्रतिद्वंद्वी नहीं माना था, लेकिन अब वह थोड़ा सा सतर्क होने लगा था। बहुत शक्तिशाली, बहुत मजबूत, वे मरने के लायक थे। बंधी हुई सभी जनता बेहद उत्साहित थी। उन्होंने इस युवक के इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। क्या ये शक्तिशाली युवक इतना शक्तिशाली था?
कि वह इस भयानक राक्षस को मार डालेगा। स्विश 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 तलवार की रोशनी चमकती हुई। निंग के आसपास के 10 या इतने लोगों ने तुरंत पाया कि उनके बंधन काट दिए गए थे। मानव युवक जलीय गेंडा राजा एक काले धब्बे में तब्दील हो गया। निंग की ओर झपटा और बर्फ की मोटी परत से ढकी अपनी विशाल मुट्ठी से उस पर टूट पड़ा। ये मेरा भोजन है। क्लैंग। निंग ने अपनी डाकनॉर्थ तलवार से उस विशाल मुट्ठी की ओर सीधा वार किया। टकराना, मानो कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। निंग 100 मीटर पीछे उड़ गया और जलीय गेंडे राजा की मुट्ठी पर जमी बर्फ की परत भी फट गई और राक्षस का आधा हाथ भी फट गया। देखने वाले सभी आदिवासियों के चेहरों पर खुशी और उम्मीद के भाव थे। क्या डायर मॉन्स्टर का हाथ नष्ट हो गया था? बहुत बढ़िया, जलीय गेंडा राजा गुर्राया। तुम मेरे असली रूप के लायक हो। जलीय गेंडा राजा अचानक एक विशाल पानी जैसे कोहरे में बदल गया और फिर पानी का यह विशाल कोहरा अचानक तेज गति से एकत्रित होकर एक पहाड़ी के आकार के 30 मीटर ऊंचे विशालकाय राक्षस में बदल गया। यह एक विशाल जलीय गेंडा था। यह एक बेहद मोटी नीली खाल से ढका हुआ था और 70 मीटर लंबा था। ये सचमुच एक छोटे पहाड़ जैसा था। इसके नथुनों से निकलने वाली ऊर्जा के कारण जमीन पर मोटी बर्फ की परत जम गई और आसपास के आदिवासी तुरंत बर्फ की मूर्तियों में जम गए। इस समय चाचा दला अभी भी अपने कबीले के अन्य सदस्यों को तेजी से बचा रहे थे। जल्दी निकल जाओ। दूर से आती निंग एक प्रकाश की धारा में बदल गई और पानी के ऊपर तैरती हुई चली गई। पल भर में वह तेजी से आगे बढ़ा और जैसे ही उसकी तलवार चमकी, दर्जनों आदमियों को बांधने वाली रस्सियां तुरंत कट गईं। तुम क्यों नहीं जा रहे हो? निंग गुस्से से दहाड़ा और फिर विशाल राक्षस को घूरने लगा। इन लोगों ने जल्दी से जमीन पर पड़े हथियार उठा लिए, अपने बगल में खड़े लोगों की रस्सियां काट दी और फिर पलक झपकते ही 400 भाग्यशाली बचे लोग तेजी से भाग गए। भाग रहे हो? मैं तुम्हें जमा दूंगा और धीरे धीरे तुम्हें खाने का आनंद लूंगा। जलीय गेंडे राजा ने अपने चारों ओर देखा। तुरंत एक ठंडी आभा फैल गई और तापमान तेजी से कम होने लगा। बर्फ और पाले की एक परत फैलने लगी और देखते ही देखते कुछ लोग बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। केवल सबसे तेज धावक और अंकल डाला जैसे लोग, जो बहुत पहले भाग गए थे, ही बच पाए। मैं आयनवुड कबीले का हूँ। आयनवुड कबीले का युवा स्वामी अभी भी जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन अपने शब्दों के बीच में ही वह बर्फ की मूर्ति में बदल गया। पलक झपकते ही जलीय गेंडा राजा के 30 मीटर के भीतर का क्षेत्र कब्रिस्तान में बदल गया। केवल निंग और जलीय गेंडा राजा ही बचे थे, जो एक दूसरे को घूर रहे थे। दूर से अंकल डाला और बचे हुए दर्जनों भाग्यशाली लोगों को अभी भी दहशत का एहसास हो रहा था। अंकल डाला के पास एक युवक ने चिंता से कहा, अंकल डाला, क्या वह युवक बच पाएगा? वह करेगा, वह करेगा। अंकल डाला ने मुंह से तो कहा, लेकिन मन ही मन उन्हें ज्यादा भरोसा नहीं था। क्या अद्भुत ताकत और तलवारबाजी वाला वह नौजवान उस क्रूर डायर मॉन्स्टर को हरा पाएगा? तुम अभी तक क्यों नहीं गए? दूर खड़ा निंग गुस्से से दहाड़ा। एक बार लड़ाई शुरू हो गई तो निंग या जलीय गेंडे के राजा जैसे लोगों के लिए 300 मीटर की यह दूरी कुछ भी नहीं होगी। वह उन्हें बचाने में कोई मदद नहीं कर पाएगा। चलो चलें। चाचा दला ने दांत पीसते हुए अपने कबीलों को भागने के लिए प्रेरित किया। बाकी कबीलों के लोग तो बहुत पहले ही भाग चुके थे। वे बुरी तरह डर गए थे। पुस्तक 2 अध्याय 13 जी निंग डायर मॉन्स्टर से लड़ती है। जमी हुई बर्फ ने पूरे इलाके को ढक लिया था। जमी हुई लाशें बर्फ की मूर्तियों की तरह वहां खड़ी थीं, चाहे जमीन पर हों, लेटी हों या खड़ी हों। उनमें अब जीवन का नामोनिशान नहीं था। इन 600 लाशों ने, खासकर उन 500 बेगुनाहों की लाशों ने, निंग के दिल में और भी ज्यादा हत्या की इच्छा भर दी। मानव यौवन जलीय गेंडे के चारों पैर विशाल खंभों जैसे लग रहे थे। जमीन पर पंजे मारते हुए वह निंग को घूर रहा था। तुमने मुझे नाराज कर दिया है। ये मेरे खाने के लिए थे। निंग बर्फ से ढका हुआ था और उसके फर वाले कपड़ों पर भी बर्फ की एक परत जम गई थी। लेकिन निंग के कपड़े हल्के से लहराए, जिससे बर्फ की वह परत तुरंत टूट गई। फिर भी बर्फ की एक बड़ी मात्रा जमा होती रही। निंग बस उसे लगातार तोड़कर उड़ा सकता था। तुम्हारी तलवारबाजी और पैरों की चाल दोनों ही काफी प्रभावशाली हैं, लेकिन तुम अभी भी हुटियन स्तर के ही हो, जबकि मैं तो एक शक्तिशाली जियांटियन जीव हूँ। जलीय गेंडा गहरी हंसी में गड़गड़ाया। चूंकि कुछ दर्जन साधारण मनुष्य भाग गए हैं, इसलिए तुम्हें ही प्रतिपूरक पुरस्कार बनना होगा। एक शक्तिशाली मानव युवक का शरीर मेरे लिए 1000 साधारण मनुष्यों के शरीर से भी ज्यादा आकर्षक है। मैंने अभी तक किसी जियांटियन जीव को नहीं मारा है। बर्फ से ढके निंग ने जलीय गेंडे को घूरा। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। इसीलिए मेरे अंदर एक जियांटियन जीव को मारने की अदम्य इच्छा है। जलीय गेंडे राजा, मेरे लिए मरने वाले पहले जियांटियन जीव के रूप में तुम्हें गर्व होना चाहिए। मैं तुम्हारा मांस काटकर खुद चखूंगा और अपने माता पिता और कुल के लोगों को भी तुम्हारा मांस चखने दूंगा। हुआ। निंग का बायां हाथ भी अचानक एक कीमती तलवार को पकड़ रहा था और अब वह प्रत्येक हाथ में एक डाकनॉर्थ तलवार पकड़े हुए था। जुड़वां तलवारें, तो लगता है तुम्हारी तलवारबाजी औसत दर्जे की है। स्वेलो माउंटेन के आसपास के इस इलाके में जुड़वां तलवारें चलाने वाला एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी तलवारबाजी की तकनीक अच्छी हो। जलीय गेंडे ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से निंग को घूरा और फिर लापरवाही से जमीन पर पैर पटका, जिससे पूरा इलाका हिल गया और फिर एक पहाड़ की तरह वह उसकी ओर टूट पड़ा। मर जा। टकराना। एक विशाल खुर, इतना बड़ा कि कई आदमियों को उसे अपनी बाहों में लपेटकर एक घेरा बनाना पड़े, ऊपर से धड़धड़ाता हुआ निंग की ओर आया। हवा में एक वीरान, कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट हुई और ऊर्जा के एक विस्फोट ने जमीन में कई छेद कर दिए। इस खुर के निंग को छूने से बहुत पहले ही निंग को पता चल गया था कि यह कितना शक्तिशाली है।
छी। निंग ने सबसे पहले एक तलवार निकाली जो पानी की हल्की रोशनी की तरह मंद चमक रही थी और विशाल खुर को एक पतली रेखा में काट रही थी। खुर की त्वचा में बमुश्किल घुसने के बाद वह और आगे नहीं घुस पा रही थी। निंग तुरंत हवा के झोंके की तरह हिला और पीछे हट गया। टकराना। पृथ्वी कांप उठी और कई मीटर बड़ा एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया, जबकि निंग स्वयं 30 मीटर से अधिक दूर जा चुका था। तुम बच नहीं पाओगे। जलीय गैंडा निंग की ओर दौड़ते हुए दहाड़ा। हालांकि वह अनाड़ी लग रहा था, अपने विशाल आकार के कारण वह हर कदम पर एक लंबी दूरी तय करता था। उसके विशाल खुरों के हर तेज कदम के साथ जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे जैसे खुरों के निशान बन जाते थे और जल्द ही वह निंग का पीछा करते हुए पहाड़ी से ज्यादा दूर नहीं, एक पहाड़ी जंगल में पहुंच गया। ये जंगल केवल कुछ वर्ग किलोमीटर के आकार का था। ये पेड़ मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। जलीय गैंडा दहाड़ते हुए उनके बीच से गुजरा। पहाड़ जैसे जलीय गैंडे के सामने ये बड़े पेड़ घास के पत्तों जैसे लग रहे थे जिन पर आम लोग पैर रखकर चल रहे थे। यह एक जलीय गैंडे होने की प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। इसकी शारीरिक शक्ति एक साधारण डायर मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा है, निंग ने मन ही मन कहा। और इसकी खाल बहुत मोटी है। सिर्फ अपनी आंतरिक की ऊर्जा और दुनिया के साथ एक तलवारबाजी के भरोसे मैं इसकी खाल भी नहीं भेद पा रहा हूँ। लगता है मुझे फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग पर निर्भर रहना पड़ेगा। स्वूश। निंग अचानक एक छलांग लगाकर एक ऊंचे विशाल पेड़ की चोटी पर जा खड़ा हुआ। पेड़ की पत्तियों पर खड़ा होने के बावजूद वह नीचे बिल्कुल नहीं झुका, बल्कि जलीय गैंडे की नजरों में घूर रहा था। जलीय गैंडा अचानक रुक गया। उसने महसूस किया कि इस मानव युवा की आभा में बदलाव आया है और उस आभा की शक्ति जलीय गैंडे की आभा से बस थोड़ी ही कमजोर थी। दैत्यदेव शरीर का शोधन। ठीक है। निंग की त्वचा लाल होने लगी थी। सूर्य और चंद्रमा की शक्ति उसके शरीर में पूरी तरह समा गई थी और उसकी ताकत तुरंत चरम सीमा तक पहुंच गई थी। यदि वह जियांटियन जीवन रूप स्तर तक पहुंच सके तो उसके शरीर में मौजूद दिव्य शक्ति उसके शरीर के बाहर भी प्रकट हो सकेगी। हाँ, तुम तो बस एक हाउटियन जीवन रूप हो। अगर तुम फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग का प्रशिक्षण भी ले लो तो भी तुम मुझसे कहीं कमतर हो। जलीय गैंडा तेजी से आगे बढ़ा, अपने पीछे पेड़ों को तोड़ता हुआ, और जिन पेड़ों को उसने तोड़ा वे सब पेंग पिंग पिंग की आवाज करते हुए ढह गए, उसे बिल्कुल भी धीमा नहीं कर पाए। पेड़ की चोटी पर खड़े होकर निंग ने हाथों में 2 तलवारें लिए आक्रमण करते हुए जलीय गैंडे को ठंडी निगाहों से देखा। जलीय गैंडा शारीरिक रूप से बहुत विशाल था। केवल सरपेंटविंग जैसा कोई अत्यंत शक्तिशाली डायर मॉन्स्टर ही उससे सीधे तौर पर लड़ सकता था, लेकिन एक कुशल तलवारबाज होने के नाते निंग ऐसा कुछ नहीं करेगा। शुआ। टक्कर के उस क्षण में निंग ने अपने दुनिया के साथ एक स्तर के शेडविंड स्टेप्स का पूरी ताकत से इस्तेमाल किया और एक ही झटके में उसने जलीय गैंडे के हमले को चकमा दे दिया। निंग की तुलना में जलीय गैंडा कहीं कम फुर्तीला था। जलीय गैंडे से बचते हुए निंग के हाथ में मौजूद डाकनॉर्थ तलवार जलीय गैंडे के पार्श्व भाग की ओर कट गई। तलवार एक पतली, पारदर्शी, मणि सी प्रकाश रेखा की तरह चमक रही थी, मानो वह ढेर सारी पानी की बूंदों से बनी रेखा हो। वह रेखा जलीय गैंडे के पार्श्व भाग को चीरती हुई निकल रही थी। रेनड्रॉप सूत्र। वर्षा रेखा। उन्नत स्तर की तलवारबाजी। जलीय गैंडे के पैरों को रोकने के लिए उसके द्वारा किए गए पिछले हमले की तरह है। ये हमला भी प्रकृति की शक्ति से सक्रिय हुआ। हालांकि पिछली बार निंग ने हमले के आधार के रूप में केवल अपनी आंतरिक की ऊर्जा का उपयोग किया था, जबकि इस बार निंग के शरीर में सौर और चंद्र ऊर्जा का विस्फोट हुआ। फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग शक्ति को आधार के रूप में इस्तेमाल करने का मतलब था कि इस हमले की शक्ति तुरंत 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई। हुआला। कीमती हथियार डाकनॉर्थ तलवार के तीखे वार के नीचे जलीय गैंडे की कठोर खाल में एक बड़ा घाव हो गया था। ताजा खून मानो किसी बांध से फूट पड़ा हो। धमाका। चारों तरफ खून की भारी मात्रा फूट पड़ी और टूटी हुई आंतें भी धुंधली दिखाई दे रही थीं। स्वूश। निंग जमीन पर उतरा और घूम गया। तेज रफ्तार से हमला करता हुआ जलीय गैंडा अचानक रुक गया था और साथ ही दर्द और गुस्से से दहाड़ रहा था। उसकी मांसपेशियां और मांस कांप रहे थे और उसके शरीर का विशाल फटा हुआ घाव तेजी से सिकुड़ने लगा था। लेकिन निंग का तलवार का वार बहुत ही जहरीला था और घाव बहुत बड़ा था। खून को बहने से रोकने और घाव को बंद करने की लाख कोशिशों के बावजूद खून टपक रहा था। अब वह पहले जैसा घमंडी नहीं लग रहा था। जलीय गैंडे राजा, आपकी मृत्यु का दिन आ गया है। निंग एक छाया में परिवर्तित होकर तेज गति से जलीय गैंडे की ओर उड़ी। चीखें। जलीय गैंडे ने जोर से चीख मारी और फिर पागलों की तरह विपरीत दिशा में दौड़ने लगा। वह भाग रहा था। भाग रहे हैं? क्या यह ऐसे ही भाग जाएगा? निंग आश्चर्यचकित था, लेकिन वह जल्दी ही समझ गया। उसके पिता ने उसे पहले ही बता दिया था कि डायर मॉन्स्टर्स बेहद चालाक होते हैं। जैसे ही उन्हें अपनी जान पर कोई खतरा महसूस होता, वे तुरंत भाग जाते। जाहिर है इस जलीय गैंडे को पहले ही पता चल गया था कि उसकी खाल, जिस पर उसे इतना गर्व था, इस बच्चे के एक वार से टूट सकती है। इसका मतलब था कि उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा अब बेकार हो चुकी थी। निंग के कदमों और फुर्ती ने जलीय गैंडे को भी मात दे दी। आखिरकार डायर मॉन्स्टर सरपेंटविंग भी कुछ समय से उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। जलीय गैंडा हमेशा अपनी मोटी खाल पर भरोसा करता था। उसे लगता था कि उसके सामने वाला बच्चा उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, जबकि उसे बस लगातार हमला करना था। अगर वह बच्चे को छू भी लेता तो बच्चा तुरंत गंभीर रूप से घायल हो जाता या मर भी जाता। लेकिन अब उसे पता चला कि तलवार के एक ही वार में बच्चे ने उसकी छाती चीर दी थी। ऐसा कैसे हो सकता था? भागो।
जलीय गेंडा बेतहाशा भाग गया। मेरी मोटी खाल उन दूसरे राक्षसों के लिए भी चीरना मुश्किल है। उस मानव युवक की तलवार इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? जलीय गेंडा बुरी तरह डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन वह कैसे भाग सकता था? निंग जब अपने दुनिया के साथ एक फुटवर्क का इस्तेमाल कर रहा था तो सरपेंटविंग से बस थोड़ा ही धीमा था। वह एक्वाटिक राइनो से कहीं बेहतर था। शुआ शुआ शुआ। निंग पहले ही जलीय गेंडे को पकड़ चुका था। मैं नीला आकाश सांप राजा की सेवा करता हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। जलीय गेंडा जोर जोर से दहाड़ते हुए बेतहाशा सरपट दौड़ा और फिर उसने एक वीरान चीख भी निकाली, राजा मुझे बचाओ, राजा मुझे बचाओ। वह धीमी भयंकर चीख बहुत दूर तक गई। स्वूश। निंग का अतुलनीय रूप से फुर्तीला शरीर अचानक आगे बढ़ा और उसके हाथों में पकड़ी 2 तलवारें अचानक एक साथ ऊपर की ओर उठीं। एक पल के लिए निंग का पूरा शरीर आग की एक चमकदार रेखा में बदल गया और पूरी निर्दयता से उसने जलीय गेंडे की गर्दन पर ऊपर की ओर वार किया। ची की ध्वनि के साथ जलीय गेंडे की खोपड़ी फट गई। आग का एक विस्फोट 30 मीटर से भी ज्यादा ऊपर हवा में उठा और फिर एक मानव रूप में जम गया। ये फर पहने निंग था। उफ। जलीय गेंडे की आंखें उभरी हुई और गोल थीं। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका शानदार बेबाक जीवन इस मानव युवक के हाथों अचानक खत्म हो जाएगा। एक जियांटियन जीवन रूपी डायरे मॉन्स्टर होने के नाते हालांकि उसमें प्रबल जीवन शक्ति थी और दिल में छुरा घोंपने पर भी वह नहीं मरता। निंग ने उसकी असली कमजोरी पहचान ली थी। जलीय गेंडे की तो बात ही छोड़िए, अगर जियांटियन स्तर के फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर के सिर में भी छुरा घोंप दिया जाता तो वह भी मर जाता। टकराना। जलीय गेंडे का विशाल शव जमीन पर गिर पड़ा, जिससे उसके नीचे कई पेड़ कुचल गए। पतंगा आग की लपटों में उड़ता है। ये थंडरफ्लेम तलवार के सबसे शक्तिशाली प्रहार के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। निंग हवा में ही शान से उतरा। उसके शरीर पर खून का एक भी निशान नहीं लगा। अब तक थंडरफ्लेम तलवार के 3 बड़े घातक प्रहार भी उन्नत स्तर तक पहुंच चुके हैं। रेनड्रॉप सूत्र में कुल 9 तकनीकें थीं और निंग उन सभी के लिए पहले से ही उन्नत स्तर पर थी, जो प्रकृति की शक्ति को बुलाने में सक्षम थी। थंडरफ्लेम तलवार थोड़ी ज्यादा जोरदार थी, खासकर वो आखिरी वार मोथ फ्लाइज इनटू द फ्लेम। निंग उसे कभी भी उन्नत स्तर तक पूरी तरह से नहीं पकड़ पाया था, लेकिन तभी उस डायर मॉन्स्टर जलीय गेंडे ने पास के दलदली पानी में घुसने की कोशिश की थी। अगर वह दलदली पानी में पहुंच जाता तो निंग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इतनी प्रबल जीवन शक्ति वाले इतने शक्तिशाली डायर मॉन्स्टर को तुरंत मारने के लिए साधारण तकनीकें काफी नहीं होती। निंग उन्मत्त हो गया था और स्वाभाविक रूप से उसके मन में पतंगा आग में उड़ता है हमले का ख्याल आया। प्रकृति की ऊर्जा का उपयोग करते हुए उसने जलीय गेंडे की बेहद मोटी खोपड़ी को सीधे भेद दिया था, मानो कोई पतंगा खुद को आग में फेंक रहा हो। डायर मॉन्स्टर निंग ने जलीय गेंडे की पहाड़ जैसी लाश को देखा। उसकी आंखों में उत्साह की झलक दिखाई दी। ये पहला जियांटियन स्तर का डायर मॉन्स्टर है जिसे मैंने मारा है, लेकिन मरने से पहले क्या इसने किसी एजियो स्काईस्नैक किंग का अधीनस्थ होने के बारे में कुछ नहीं कहा था? बेहतर होगा कि मैं जल्दी से यहाँ से चला जाऊं और कुछ भी असामान्य न होने दूं। शुआ। निंग तुरंत जलीय गेंडे की लाश के पास प्रकट हुआ। अपनी तलवार चमकाते हुए उसने तेजी से जलीय गेंडे की मोटी खाल को चीर डाला। मृत जलीय गेंडे की खाल अब पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हो गई थी। कुछ ही सेकंड में निंग ने जलीय गेंडे की लाश से एक काली हथेली के आकार की वस्तु निकाली, जिससे हल्की सी खुशबू आ रही थी। ये जलीय गेंडे के शरीर में मौजूद सबसे कीमती वस्तु थी, बेजोआ। इसे अक्सर जहर का चमत्कारी मारक बताया जाता था। इस जलीय गेंडे के बेजोआ की कीमत ही एक साधारण जादुई खजाना हासिल करने के लिए काफी होती। चलने का समय हो गया है। विशालकाय गेंडे के बेजोर को पकड़े हुए निंग तुरंत हवा के झोंके की तरह आगे बढ़ा, तेज गति से उड़ता हुआ, कभी कभी जमीन पर उतरता और पानी की सतह पर कुछ कदम रखता। वह लहरों पर आधा उड़ता हुआ आधा चलता हुआ 3 किलोमीटर से अधिक दूर तक भागा। हुआ अचानक उसके सामने का पानी हिलने लगा और एक विशाल भंवर प्रकट हो गया। पुस्तक 2 अध्याय 14 द गॉड बीस्ट एजियो स्काईस्नैक। क्या? जी। निंग सामने घूरते हुए रुक गया। क्या यह नीला आकाश सांप राजा सचमुच प्रकट होने वाला है? निंग ने कुछ और सोचने का समय न लेते हुए तुरंत मुड़कर पानी की सतह पर एक अलग दिशा में भागा। भागने की इच्छा से हुआ झील की सतह से एक अतुलनीय रूप से सुंदर विशाल सर्प का सिर निकला, जो हरे रंग के जेड शल्कों से ढका हुआ था। नीले आकाश सांप राजा के विशाल सर्प जैसे उभरे हुए सिर को घूरते हुए निंग का चेहरा गंभीर हो गया। अब मैं मुसीबत में हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नीला आकाश सांप राजा इतना तेज होगा। अपने दुनिया के साथ एक फुटवर्क के साथ मैं कई डायर मॉन्स्टर्स के हमलों से बच सकता हूँ। ईस्टमाउंट मार्श में कुछ ही डायर मॉन्स्टर्स हैं जो मेरे लिए खतरा पैदा करते हैं, लेकिन नीला आकाश सांप राजा उनमें से एक है। ईस्टमाउंट मार्श की अपनी पहली यात्रा में ही मुझे इसका सामना करना पड़ा। निंग के दिमाग में तुरंत ही एजियो स्काईस्नैक किंग के बारे में जानकारी कौंध गई, जो उसने पश्चिमी प्रांत में पढ़ी थी। नीला आकाश सांप राजा एक देव जानवर था जिसे नीला आकाश सांप के नाम से जाना जाता था। जी वंश के अभिलेखों के अनुसार पिछली बार जब उन्होंने इसकी जांच की थी तो इसमें एक प्रारंभिक जियांटियन जीवन रूप की शक्तियां थीं। हालांकि यह केवल एक प्रारंभिक जियांटियन जीवन रूप था, फेंट गॉड्स के वंश से होने के कारण इसकी शक्ति वास्तव में डायर मॉन्स्टर सरपेंटविंग के बराबर थी। नीला आकाश सांप राजा अपनी चपलता के लिए मशहूर था। अन्य पहलुओं में ये सरपेंटविंग से थोड़ा कमतर जरूर था, लेकिन चपलता के मामले में ये सरपेंटविंग से बेहतर था।
इसके अलावा नीला आकाश सांप के जहर में बेहद तेज मतिभ्रमकारी गुण थे। अगर यह अपने निशाने पर काट लेता तो आमतौर पर डायर मॉन्स्टर्स भी मतिभ्रम का शिकार हो जाते। मेरी सबसे मजबूत विशेषता मेरी चपलता इससे प्रभावित होती है। निंग चिंतित था। इस जीवन और मृत्यु की लड़ाई में चपलता शक्ति और गति से भी अधिक महत्वपूर्ण थी। उदाहरण के लिए जलीय गैंडे के राजा की ताकत निंग से कहीं ज्यादा थी, उसकी रक्षा निंग से कहीं बेहतर थी, लेकिन निंग की नज़र में जलीय गैंडे का राजा एक बेवकूफ अनाड़ी बेवकूफ से ज्यादा कुछ नहीं था। वह आसानी से जलीय गैंडे के राजा के चारों ओर चक्कर लगाकर उसे मार सकता था। वह निंग से टकराना चाहता था लेकिन ऐसा नहीं कर सका। लेकिन इस नीले आसमानी सांप राजा की सबसे बड़ी खूबी थी उसकी फुर्ती। हुआ दूर से झील की सतह पर धीरे धीरे एक विशाल सर्प जैसा शरीर दिखाई देने लगा था। नीला आकाश सांप राजा ने अपना सर्प जैसा सिर ऊंचा उठाया, निंग की ओर घूरते हुए। उसकी आंखें भ्रम से भरी हुई थीं। उसने कुछ धीमी गड़गड़ाहट भरी आवाजें निकाली। निंग ने भौहें चढ़ाईं और नीले आकाश सांप राजा की ओर देखा। ये सांप राजा क्या कह रहा था वह समझ नहीं पाया। नीला आकाश सांप राजा एक देव जानवर था और शुरुआती जियांतियन स्तर पर न तो रूपांतरित हो सकता था न ही मानव भाषा में बोल सकता था। अचानक एक मानव रूप पानी से निकलकर नीले आकाश सांप राजा के पास खड़ा हो गया। एक दुबला पतला सफेद वस्त्रधारी आदमी प्रकट हुआ, निंग की ओर घूर रहा था। वह चिल्लाया, मेरे राजा पूछ रहे हैं क्या तुमने ही जलीय गैंडे को मारा था? अगर मैं कहूं कि मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? निंग ने पूछा, इस इलाके में तुम्हारे अलावा और कोई इंसान ही नहीं है। तुम्हारे अलावा ये काम कौन कर सकता था? लंबा और पतला सफेद चोगा पहने आदमी ठिठक कर हंसा। और तो और तुम पानी के ऊपर दौड़ भी सकते हो, जिससे पता चलता है कि तुम दुनिया के साथ एक स्तर पर पहुंच गए हो। अचानक नीला आकाश सांप राजा ने कुछ और गुर्राहटें निकाली और सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने विषय बदल दिया। लेकिन जलीय गैंडे के शरीर के आसपास के क्षेत्र में जियांटियन ऊर्जा तरंग के कोई अवशेष नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप अभी तक जियांटियन जीवन रूप नहीं हैं? अगर मैं तुम्हें जवाब दे दूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? निंग ने पूछा, ये कैसे हो सकता है? सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ठंडी हंसी हंसा। तुमने राजा के एक अधीनस्थ जलीय गैंडे को मार डाला। अगर हम तुम्हें इतनी आसानी से जाने देंगे तो राजा की प्रतिष्ठा का क्या होगा? निंग ने भौहें चढ़ाईं और चिल्लाकर कहा, अगर ऐसी बात है तो बहुत हो गई बकवास। लड़ना है तो लड़ो, नहीं लड़ना है तो मैं जा रहा हूँ। नीला आकाश सांप राजा अपने विशाल सर्प जैसे सिर से निंग को घूर रहा था, सवालों से भरा हुआ। उसके सामने खड़ा छोटा मानव बच्चा स्वाभाविक रूप से उससे नहीं डर रहा था, लेकिन जलीय गैंडे के आसपास का इलाका वाकई अजीब था। वहां स्पष्ट रूप से कोई जियांटियन ऊर्जा तरंगे नहीं थीं, लेकिन जलीय गैंडा क्यों मरा? क्या कोई जियांटियन स्तर का न होने पर भी डायर मॉन्स्टर को मार सकता है? निंग तुरंत पानी के ऊपर दौड़ने लगा, हवा के झोंके में बदल गया, तेज गति से भागने लगा। हालांकि वह रोमांच के लिए निकला था, लेकिन उसे अपनी सीमाएं पता थीं। अगर वह बहुत शक्तिशाली डायर मॉन्स्टर्स से युद्ध करने जाता तो वह मौत को दावत देता। निंग का कभी भी एजियोस स्काईस्नैक किंग से युद्ध करने का इरादा नहीं था। नीला आकाश सांप राजा झील की सतह पर तैरता हुआ एक चांदी की ज्वार की लहर में परिवर्तित हो गया। एक क्षण में एक विशाल सर्प जैसा सिर फिर से निंग के सामने प्रकट हुआ। वह सचमुच मुझसे तेज है। निंग अचानक रुक गया, उसकी आंखें जंगलीपन से चमक रही थीं। लगता है ये लड़ाई टाली नहीं जा सकती। अगर ऐसा है तो चलो लड़ते हैं। ईस्टमाउंट मार्श में मेरे राजा से तेज सिर्फ वो प्राचीन राक्षस है, स्नोटॉड। क्या तुम प्राचीन स्नोटॉड के बारे में जानते हो? वो पूरे ईस्टमाउंट मार्श का सबसे शक्तिशाली डायर मॉन्स्टर है। वो एक ही ठंडी सांस से तुम्हें जमाकर मार सकता है। सफेद वस्त्र पहने वो आदमी पानी के ऊपर चल रहा था। उसके हर कदम से पानी में हल्की सी लहरें उठ रही थीं। उसकी चाल निंग जितनी फुर्तीली और सुंदर नहीं थी। बेहतर यही होगा कि तुम मेरे राजा के सामने अपनी मौत स्वीकार कर लो। निंग ने भौहें चढ़ाईं, फिर एक रोशनी की किरण में तब्दील होकर उस लंबे पतले सफेद वस्त्रधारी आदमी की ओर दौड़ी। राक्षस, तू वाकई शोर मचा रहा है। मेरी तलवार खा ले। स्विश, एक ठंडी रोशनी उस आदमी की ओर चमकी। सफेद वस्त्रधारी आदमी इतना डर गया कि वह तुरंत पानी में कूद पड़ा। वह नीला आकाश सांप राजा के अधीन काम करता था और शक्ति के मामले में वह जलीय गैंडे राजा से भी थोड़ा कमजोर था। वह इस मानव युवक से लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता था? ग्रूल, नीला आकाश सांप राजा ने अचानक गुस्से से दहाड़ लगाई। निंग ने बिना किसी डर के उसकी तरफ देखने के लिए अपना सिर घुमाया। चूंकि वह भाग नहीं सकता था, इसलिए निंग ने स्वाभाविक रूप से अपने दिल से झिझक और डर को मिटा दिया और सिर्फ एक धधकती गर्मी छोड़ दी। युद्ध की गर्मी, सिर्फ एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी से लड़कर जिसकी ताकत उससे कहीं ज्यादा हो। उसके पूरे शरीर का खून सचमुच उबलने लगता है। अचानक एक विशाल हरे रंग की शल्कदार पूंछ झील से तेज गति से निकली और निंग की ओर अतुलनीय रूप से तेज गति से बढ़ी। इतनी जल्दी निंग का पूरा शरीर हल्के लाल रंग में बदल रहा था। साफ था कि उसके शरीर में सूर्य और चंद्र ऊर्जाएं अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई थीं। उसी समय उसके पैर छाया पवन चरणों के अनुसार चलने लगे और उसने अपने हाथों में अपनी 2 डाकनॉर्थ तलवारें थाम लीं, जिनमें से एक की धार नीली रोशनी से चमक रही थी। जहर। डाकनॉर्थ तलवारें 3 तलवारों और 1 म्यान से बनी थीं। 2 तलवारें सामान्य थीं, लेकिन एक पर निंग ने जहर लगा दिया था। दरअसल उसके द्वारा लाए गए तीरों का एक छोटा सा हिस्सा भी जहर से उपचारित था।
आखिरकार साहसिक कारनामों और जिंदगी मौत की लड़ाइयों में अंतिम लक्ष्य तो प्रतिद्वंद्वी को मारना ही होता है। स्वाभाविक रूप से इसे पूरा करने का कोई भी तरीका स्वीकार्य होगा। जलीय गैंडे राजा जैसे लोगों से लड़ते समय निंग ने जहर की परवाह नहीं की, लेकिन यह नीला आकाश सांप राजा तो बहुत ही खतरनाक था। एक हाथ से उन्होंने थिन स्ट्रीम्स फ्लो फॉरएवर का प्रदर्शन किया, दूसरे हाथ से उन्होंने रेन लाइन का प्रदर्शन किया। डार्कनॉर्थ की दोनों तलवारें हिलीं और प्राकृतिक जगत की शक्ति को तुरंत सामने खींच लिया। हुआ पानी की एक पतली, लंबी और दिखाई देने वाली धारा सर्पाकार पूंछ की ओर आक्रमण करती हुई बढ़ रही थी। पानी की यह धारा अतुलनीय रूप से कठोर थी और पूंछ के चारों ओर बेतहाशा लिपटी हुई थी, जिससे उस पूंछ की शक्ति और गति धीमी हो गई। उसी समय पानी की बूंदें एक पतली रेखा में जम गईं और वह पतली रेखा सीधे उस विशाल सर्पाकार शरीर की ओर बढ़ गई। धमाका! टक्कर के बल से निंग तेज गति से पीछे की ओर उछल गया और पानी हर जगह फैल गया। हुआला! सर्प के शरीर पर लगे एक बड़े घाव से हरा पन्ने जैसा खून बह रहा था, लेकिन जल्द ही खून का बहाव धीमा हो गया और घाव सिकुड़ गया। हालांकि खून का रंग हल्का काला भी था, लेकिन कुछ ही पल बाद वह फिर से पन्ने जैसा हो गया। जाहिर है डार्कनॉर्थ तलवारों पर लगा जहर स्वभाव से ही जहरीले एजियो स्काईस्नैक किंग के लिए ज्यादा खतरा नहीं था। स्वूश! निंग पानी की सतह से छलांग लगाते हुए आसमान में ऊंचा उठ गया। नीला आकाश सांप राजा अपना विशाल शरीर कुंडलित करके दूर खड़े मानव युवक को घूर रहा था। इस मानव युवक ने एक ही वार में उसे घायल कर दिया था। अचानक नीला आकाश सांप राजा का विशाल शरीर तेजी से सिकुड़ने लगा। पहले तो वह सर्प पंख से भी बड़ा था, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह सिर्फ 10 मीटर लंबा रह गया और उसका सर्प जैसा शरीर अब सिर्फ एक इंसान की जांघों जितना मोटा रह गया था। इसी दौरान वह जैड हरे रंग का नीला आकाश सांप निंग को घूरता रहा और हिस्सस की आवाज निकालता रहा। अच्छा नहीं! निंग का चेहरा और भी गंभीर हो गया। नीला आकाश सांप राजा एक देव जानवर था। वह अपना आकार बढ़ा या घटा सकता था और अपनी चपलता के लिए प्रसिद्ध था। जब वह अपना आकार छोटा कर लेता था तब वह सबसे भयानक लगता था। निंग के हाथ में अचानक एक बैंगनी रंग की गोली आ गई और उसने उसे तुरंत अपने मुंह में डाल लिया। यह एक आध्यात्मिक विष निरोधक गोली थी। यह उन कई तरह की विष निरोधकों में से एक थी जो निंग ने इस साहसिक अभियान के लिए तैयार की थी जब उसका सामना डायरे मॉन्स्टर्स से हुआ था। यह विशेष रूप से मतिभ्रमकारी विषों और जहरों के विरुद्ध प्रभावी थी। निंग ने अपने 2 ब्लेडों को चलाया और नीला आकाश नाग राजा को मौत के घाट उतार दिया। नीला आकाश सांप राजा का सर्पाकार सिर आत्मविश्वास से थोड़ा सा हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनुभवी शिकारी निंग की कमजोरियों की तलाश में हो। हिलते डुलते वह धीरे धीरे निंग के करीब भी आने लगा, लेकिन पानी पर कदम रखते हुए निंग एक एक कदम पीछे हटता गया, जिससे दोनों के बीच की दूरी बनी रही। स्विश! अचानक नीला आकाश नाग राजा पन्ना बिजली की चमक में बदल गया। यह निंग पर हमला किया। निंग की आंखों में एक तेज चमक उठी। उसके दाहिने हाथ में मौजूद डार्कनॉर्थ तलवार अचानक एक तेज कटीली प्रकाश किरण में बदल गई। जैसे ही उसकी गति चरम पर पहुंची, ये थंडरफ्लेम तलवार के 3 मारक प्रहारों में से एक था। थंडरफ्लेम फ्लैश! ये तकनीक एक ही शब्द पर निर्भर थी, तेज। इसे निंग का सबसे तेज तलवार हमला कहा जा सकता था और उसने अब एजियो स्काईस्नैक किंग के इस अचानक हमले से निपटने के लिए इसका इस्तेमाल किया। शुआ! एक क्षण में नीला आकाश नाग राजा ने 12 बार दिशा बदली, एक जादुई भ्रामक छाया में परिवर्तित हो गया जो निंग के दाहिने हाथ में डार्कनॉर्थ तलवार के माध्यम से गुजर गया और यहाँ तक कि अपने सर्प शरीर का उपयोग किया, जो अब आकार में बहुत छोटा हो गया था लेकिन स्पष्ट रूप से बहुत अधिक शक्तिशाली था डार्कनॉर्थ तलवार पर प्रहार करने के लिए। लेकिन निंग का बायां हाथ, जिसमें डार्कनॉर्थ तलवार भी थी, घूमते हुए पानी के घेरे में तब्दील हो गया, क्योंकि उसने रेनड्रॉप सूत्र का सबसे शक्तिशाली रक्षात्मक रुख वाटर टाइट प्रदर्शित किया था। क्लैंग! सर्पाकार सिर और डार्कनॉर्थ तलवार की धार आपस में टकरा गई और एजियो स्काईस्नैक किंग अपनी गति को थोड़ा सा एक और मोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। वे दोनों एक दूसरे के पास से गुजरे। पापा! उसी क्षण जब वे एक दूसरे के पास से गुजरे, एक भयानक साया अचानक पानी से निकलकर निंग की ओर झपटा। निंग समय रहते उसे रोक नहीं पाया और उसकी छाती पर जोरदार वार हुआ, धमाके की आवाज के साथ। निंग खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत मुंह से खून उगल दिया। उसका चेहरा लाल हो गया और वह झील की सतह पर उड़ता हुआ जा गिरा। हुआ नीला आकाश नाग राजा झील के पानी में तेज गति से तैरता हुआ निंग की ओर झपटा। उस पूंछ के चाबुक जैसे वार बहुत तेज हैं, उस बूढ़े राक्षस सर्प पंख के पूंछ के वार से भी कहीं ज्यादा तेज। निंग हवा में ही पलटा और शान से झील की सतह पर उतरा। वह अपनी छाती थामे बिना नहीं रह सका। उसे हल्का सा एहसास हो रहा था कि उसकी हड्डियां टूट गई हैं, लेकिन फेंट और बॉडी रिफाइनिंग विधि की शक्तिशाली पुनर्योजी ऊर्जाएं उन्हें तेजी से जोड़ रही थीं। काका! उसकी छाती की 2 टूटी हुई पसलियां जल्दी ही ठीक हो गईं, लेकिन उसकी ताकत सरपेंट विंग से काफी कम है। निंग उसकी छाती को घूर रहा था। सिर्फ उसके फर वाले कपड़े फटे हुए थे। गोल्डस्टार शर्ट की अतिरिक्त सुरक्षा के कारण उसके शरीर को ज्यादा चोट नहीं आई थी। स्विश! नीला आकाश नाग राजा एक बार फिर बिजली की गति से उसकी ओर झपटा, बहुत तेज। आओ! निंग ने बचाव के लिए अपनी दोनों तलवारें बेतहाशा घुमाईं। नीला आकाश सांप राजा ने अपना सिर ऐसे हिलाया मानो काटने के लिए, अपना शरीर ऐसे हिलाया मानो उसके चारों ओर कुंडली मार रहा हो, और अपनी सर्पाकार पूंछ से भी उस पर वार किया। उसका पूरा शरीर एक हथियार था और वह निंग के चारों ओर कुंडली मारकर बेतहाशा हमला कर रहा था। इस तरह की बेहद नजदीकी लड़ाई में अक्सर एक ही सेकंड में कई वार हो जाते थे।
निंग की रेनड्रॉप सूत्र और थंडरफ्लेम तलवार दोनों उन्नत चरण तक पहुंच गई थीं, लेकिन उसे अभी भी तलवारबाजी के दुनिया के साथ एक स्तर तक पहुंचना बाकी था। अगर उसकी तलवारबाजी दुनिया के साथ एकाकार स्तर की होती तो हर साधारण छेद, वार, खरोंच, कोई भी हमला दुनिया की प्राकृतिक शक्ति का आह्वान कर पाता। तभी किसी की तलवारबाजी का स्तर सचमुच दुनिया के साथ एकाकार स्तर का होता। चूंकि निंग अभी इस स्तर तक नहीं पहुंचा था, इसलिए इस तरह के तेज तर्रार युद्ध में उसके हमलों की कुछ मुद्राएं और चालें अब दुनिया की शक्ति नहीं दिखा रही थीं। दुनिया की प्राकृतिक शक्ति खोने के बाद उसकी तलवारबाजी की शक्ति में काफी कमी आ गई। यह एक बहुत बड़ी खामी थी जिसकी भरपाई के लिए निंग अपनी जुड़वां तलवारों पर निर्भर था। लेकिन फिर भी अंत में अगर कोई सिर्फ बचाव करे तो हार ही होगी। नीला आकाश सांप राजा के सर्प जैसे सिर ने निंग के पिंडली को बुरी तरह काटा और उसके तीखे विषैले दांत सीधे उसके फर वाले कपड़ों और गोल्ड स्टार शर्ट में घुस गए और उसके विषैले दांतों का जहर तुरंत निंग के शरीर में पहुंच गया। एक तेज सुन्न कर देने वाली मादक अनुभूति निंग के पिंडली से उसके पूरे शरीर में फैल गई और निंग ने जल्दी से अपनी जीभ के नीचे रखी विष निरोधक आध्यात्मिक गोली निगल ली। मर जाओ। निंग ने दोनों हाथों में डार्कनॉर्थ तलवारें लेकर वार किया और दोनों ने एक साथ थंडरफ्लेम तलवार की मोथ फ्लाइज इनटू द फ्लेम क्रिया की। दोनों तलवारें तुरंत आग की दो झुलसा देने वाली रेखाओं में बदल गईं, जो सीधे एजियो स्काईस्नैक किंग के सिर की ओर जा लगी, जो उसकी पिंडली से चिपका हुआ था। पुस्तक 2 अध्याय 15 दुनिया के साथ एक सफेद वस्त्र पहने दुबला पतला आदमी चुपके से पानी से बाहर निकला और दूर से नीला आकाश नाग और मानव युवक के बीच हो रही लड़ाई को घूरने लगा। वह मानव युवक सचमुच बहुत शक्तिशाली है। श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति आश्चर्य से एक हल्की आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। वह वास्तव में राजा को भी अपने से लड़ने के लिए छोटा पड़ने पर मजबूर कर सकता है। शक्ति के मामले में मैं भी उस मानव युवक से कमतर हूँ। लगता है भविष्य में जब मेरा सामना मानव युवकों से होगा तो मुझे ज्यादा सावधान रहना होगा। फिर भी ऐसा लग रहा है कि वह मानव युवक मरने वाला है। उसके मरने के बाद मुझे उस युवक के शरीर का स्वाद चखना होगा। इतना शक्तिशाली मानव युवक मैंने 300 सालों में जब मैं उसे प्रशिक्षित कर रहा हूँ उसके जैसा दूसरा नहीं देखा। उसके लिए ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। सफेद वस्त्र पहने आदमी ने देखते हुए अपना सिर हिलाया। निंग के ज्यादातर फर वाले कपड़े फटकर बिखर गए थे और उसकी छाती से खून टपक रहा था। उसके बालों की पट्टियां टूट चुकी थीं और उसके बाल अब खुले और बिखरे हुए थे, लेकिन वह अब भी उन 2 डार्कनॉर्थ तलवारों को अपने हाथों से पहले की तरह स्थिर रखे हुए था और उसकी आंखें अब भी बहुत चमकीली थीं, मानो उनमें आग जल रही हो। इच्छा, जीत हासिल करने की चाहत। हालांकि वह इस समय नुकसान में था और बार बार घायल हो रहा था, फिर भी निंग ने कभी हार मानने के बारे में सोचा भी नहीं था। तो क्या हुआ अगर तुमने फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग विधि से प्रशिक्षण लिया है? सफेद वस्त्रधारी आदमी हंसा। वह अभी भी हुटियन स्तर पर ही है। बार बार घायल होता है, फिर बार बार ठीक होता है। हर बार ठीक होने में उसकी बहुत सारी ऊर्जा खर्च होगी। उसके शरीर की ऊर्जा समाप्त हो जाने के बाद पूरी तरह से थक जाने पर वह फिर से लड़ नहीं पाएगा। वह आश्चर्यजनक रूप से प्रतिभाशाली युवक को नष्ट होते हुए तथा फिर डायर मॉन्स्टर्स द्वारा उसके टुकड़े टुकड़े करके खाए जाते हुए देख सकता था। कितना दुखद। एक वीर पुरुष जो निस्संदेह इस पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो जाता, यही मर जाएगा। सफेद वस्त्रधारी आदमी देखता रहा, कुछ भी चूकना नहीं चाहता था। सफेद वस्त्रधारी आदमी का चेहरा थोड़ा बदल गया। ये तलवारबाजी क्यों कर रहा है? नीला आकाश सांप राजा बहुत ज्यादा ताकतवर था। आकार में सिकुड़ने के बाद नीला आकाश सांप राजा का शरीर और भी सख्त हो गया था, मानो लोहे का कोड़ा। वह और भी ज्यादा फुर्तीला और खतरनाक हो गया था। ताकत, बचाव और गति, तीनों ही लिहाज से वह निंग से बेहतर था। निंग की एकमात्र खूबी उसके हाथों में डार्कनॉर्थ तलवारों का जोड़ा था। नीला आकाश सांप राजा के दबाव भरे हमलों ने निंग को एक खाली मानसिक दायरे में पहुंचा दिया था, जहां अगले हमले के अलावा कुछ भी नहीं था। उसके मन में युद्ध के विचारों के अलावा और कोई विचार नहीं था। मारना, मारना। उसके सामने नीला आकाश सांप राजा किसी बुरे सपने जैसा था। उसके प्रहार निंग के थंडरफ्लिंट फ्लैश से भी तेज थे। उसका कुंडलित शरीर निंग के पतली धाराएं सदैव बहती रहती हैं के प्रहार से भी ज्यादा लचीला था। उसकी चाबुक जैसी पूंछ निंग से टकराई, जिससे उसकी सांस रुक गई, लेकिन सौभाग्य से उसकी दोनों डार्कनॉर्थ तलवारें एक दूसरे का पूरक बन पाईं। यदि एक तलवार इसे नहीं झेल पाती तो दूसरी तलवार इसमें शामिल हो जाती। क्लैंग, क्लैंग, क्लैंग। पहले तो वह लगातार घायल होता रहा। हालांकि चूंकि उसके पास एक दुष्ट देवता का शरीर था और उसने एक विष निरोधक आध्यात्मिक गोली खा ली थी, इसलिए नीला आकाश सांप राजा का विष भले ही उसे थोड़ा सुन्न कर देता था, युद्ध में उसके प्रदर्शन पर कोई असर नहीं डालता था। जहां तक खून की कमी की बात है, निंग को उसकी तो और भी कम परवाह थी। धीरे से एजियो स्काईस्नैक राजा के लिए डार्कनॉर्थ तलवारों की सुरक्षा को भेदना मुश्किल होता जा रहा था। उसके लिए निंग को घायल करना और भी मुश्किल होता जा रहा था। हुआ तलवारें हर जगह चमक उठी, दुनिया की शक्ति को बुला रही थीं। नीला आकाश नाग राजा एक प्रकाश की पन्ने जैसी किरण में परिवर्तित हो गया। निंग के चारों ओर घूमता हुआ उस पर बार बार बेतहाशा हमला कर रहा था, लेकिन उस परिपूर्ण निपुण तलवारबाजी ने, जो अपने साथ दुनिया की शक्ति लेकर आई थी, एक पूरी तरह से अटूट रक्षा का निर्माण किया था। एक तलवार का हमला दूसरे के बाद चमक रहा था, पारे की तरह बह रहा था, जिसमें कोई दरार नहीं दिख रही थी, जिसके कारण नीला आकाश नाग राजा के प्रत्येक हमले निष्फल हो रहे थे।
निम को अचानक लगा कि वह फिर से सोचने में सक्षम हो गया है। इससे पहले नीला आकाश सांप राजा ने उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाला था, जिससे उसे पूरी तरह से बचाव और इस लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा था। लेकिन अब वह दबाव कम हो गया था और वह सोचने के लिए थोड़ा समय निकाल सकता था। और जब उसने ऐसा किया तो निंग ने पाया कि नीला आकाश सांप राजा के हमलों के दबाव में उसकी तलवारबाजी निखर गई थी और उसके हर तलवार के वार में जरा भी कमी नहीं थी। मेरी तलवारबाजी। निंग का चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराहट से ढक गया। हा 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 हा। निंग अचानक जोर से हंसा, खुशी से हंसा। मैंने सफलता हासिल कर ली। हा हा हा। एजियो स्काई स्नैक किंग, मुझे ये सफलता दिलाने के लिए शुक्रिया। मैं आखिरकार तलवारबाजी में दुनिया के साथ एक होने के स्तर पर पहुंच गया हूँ। विश्व के साथ एक। इन दो बड़ी खूनी लड़ाइयों का अनुभव करने के बाद, खासकर उस दबाव के साथ जो नीला आकाश सांप राजा ने उस पर डाला था, निंग ने आखिरकार आखिरी कदम उठाया और तलवारबाजी में दुनिया के साथ एक होने के स्तर तक पहुंच गया। दरअसल निंग अपनी तलवारबाजी की दोनों तकनीकों में उन्नत स्तर के अंत तक पहुंच चुका था और सफलता के बहुत करीब पहुंच चुका था। बस उसे थोड़ी सी किस्मत की जरूरत थी। यदि वह पश्चिमी प्रांत शहर में ही रहता और लगातार दोहराव के माध्यम से धीरे धीरे स्वयं प्रशिक्षण लेता तो संभवतः उसे सफलता पाने के लिए कुछ और वर्षों की आवश्यकता होती। हिस्सस। एक धीमी गुर्राती हुई फुफकार। नीला आकाश सांप राजा क्रोधित हो गया था। घमंडी जानवर को उम्मीद नहीं थी कि जिस युवक का वह शिकार कर रहा था वह अचानक सुधर जाएगा। गुस्सा करने की क्या बात है? निंग पानी की सतह पर दौड़ा। अब मुझे तुमसे डर नहीं लगता। हिस्सस। क्रोध से फुफकारते हुए नीला आकाश सांप राजा निंग की ओर बेतहाशा झपटा और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा। अब उसे अपनी रक्षा की कोई परवाह नहीं थी। पहले चूंकि नीला आकाश सांप राजा को बढ़त हासिल थी, इसलिए उसने जख्म खाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब नीला आकाश सांप राजा ने ठान लिया था कि घायल होने की कीमत पर भी वह इस घमंडी तुच्छ इंसान को मार डालेगा। आओ छोटे से सांप। निंग ने अपने दोनों हाथों में डाकनॉर्थ तलवारें थाम लीं। इस समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे अपनी तलवारबाजी दिखाना एक तरह का आनंद था, कुछ ऐसा जो सुंदर और सुरुचिपूर्ण था। उन्होंने एक के बाद एक तलवार के वार किए, प्रत्येक वार परिपूर्ण और दोषरहित था। यहाँ तक कि सबसे सरल चौप और छुरे भी पूरी तरह से अटूट और बेदाग थे। आज के लिए हमारी लड़ाई यहीं खत्म होती है, एजियो स्काई स्नैक किंग। इस बार मुझे आगे बढ़ने में मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निंग जोर से हंसा और भागने लगा। उसके हाथों में मौजूद दोनों डाकनॉर्थ तलवारें इस समय रेनड्रॉप सूत्र की वाटर टाइट मुद्रा का पालन कर रही थीं। वह कोई वार करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस अपनी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, जिससे नीला आकाश सांप राजा जी निंग का कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और पलक झपकते ही निंग दूर भाग गया। बहुत समय बाद नीला आकाश सांप राजा वापस तैर गया। वह बस आसमान की ओर सिर उठाकर असंतोष में दहाड़ सकता था। अपने जीवन में वह कई जियांटियन स्तर के मनुष्यों से मिला था जो दुनिया के साथ एक स्तर तक पहुंच चुके थे, लेकिन फिर भी उसने उन मनुष्यों को बुरी तरह परास्त कर दिया था। लेकिन जिस युवा ने अभी अभी जिन जुड़वां तलवारों का सामना किया था, उसने उन दोनों तलवारों का इस्तेमाल ऐसे किया मानो वे दो अलग अलग लोगों द्वारा चलाई जा रही हों, जिनके विचार पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हों। वास्तव में उन जुड़वां तलवारों से उत्पन्न खतरा सामान्य से 10 गुना ज्यादा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि निंग को किस प्रकार की असुविधा में डाला गया था, और भले ही उसकी एक तलवार को उसकी स्थिति से हटा दिया गया हो और अब वह उसकी तलवार तकनीक द्वारा प्रदान किए गए छद्म दुनिया के साथ एक स्तर पर नहीं है, दूसरी तलवार अभी भी दुनिया के साथ एक स्तर को बनाए रखेगी, जिससे उसकी वास्तविक युद्ध क्षमता दुनिया के साथ एक स्तर पर एकल हथियार विशेषज्ञ से कम नहीं होगी। पर अब निंग सचमुच दुनिया के साथ एक स्तर पर पहुंच गया था और उसकी शक्ति का विस्फोट हो गया था। एक जियांटियन गॉड बीस्ट का सामना करते हुए भी वह आसानी से भागने में सक्षम था। स्वूश, वह हवा की तरह तेजी से भागा। हा 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 हा। निंग बेहद खुश था। वह पानी की सतह पर अपनी मर्जी से दौड़ा, ईस्टमाउंट मार्श से होते हुए पहाड़ी जंगलों में प्रवेश किया। काफी देर दौड़ने के बाद निंग एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की चोटी के पास से गुजरते हुए एक और छलांग लगाकर वह कई दर्जन मीटर तक शान से तैरता रहा और फिर एक चट्टान पर उतर गया। बस कुछ और छलांग लगाने के बाद वह इस छोटे से पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। पहाड़ की चोटी पर बैठकर उसने इत्मीनान से अपने केलस्टोन से फलों की शराब की एक बोतल निकाली, फिर सिर उठाकर उसे मुंह में डाला और फिर निंग खुशी से चिल्लाया, वाह, आज तो बहुत मजा आया। उसने 2 डायर मॉन्स्टर्स से युद्ध किया था और जलीय गैंडे राजा को मार डाला था। दूसरा ज्यादा शक्तिशाली डायर मॉन्स्टर एजियो स्काई स्नैक किंग वाकई बेहद शक्तिशाली था। उसके हमलों के दबाव में निंग की तलवारबाजी अचानक टूट गई और दुनिया के साथ एक स्तर पर पहुंच गई। दुनिया के साथ एक। निंग खुद को संतुष्ट महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि पश्चिमी प्रांत शहर के जियांटियन स्तर के विशेषज्ञ जादुई खजानों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कौशल के स्तर के मामले में मुझे लगता है कि उनमें से ज्यादातर मुझसे कमतर हैं। बस मुझे ठीक नहीं पता कि पिताजी किस स्तर पर हैं। साहसिक कार्य पर जाने से पहले ही पिताजी पश्चिमी प्रांत के जी वंश के नंबर 1 विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते थे और बहुत पहले ही एकाकार स्तर पर पहुंच गए थे। उसके बाद वे लगभग 10 साल तक साहसिक कार्य करते रहे और मेरी माँ से मिले, और तब से वे पश्चिमी प्रांत शहर में शांति से रह रहे हैं। कोई नहीं जानता कि वे कितने शक्तिशाली हो गए हैं।
निंग ने इस प्रश्न पर विचार किया, लेकिन इससे पहले जब उस डायर मॉन्स्टर सरपेंटविंग ने हमला किया था तो पिताजी ने दूर से तलवार का वार किया था। तलवार का वह वार सचमुच भयानक था। मेरे पिता का कौशल स्तर अभी भी मुझसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। निंग ने सिर हिलाया। बस हो गया, मैं अभी जियांटियन स्तर पर भी नहीं पहुंचा हूँ। जियांटियन जीवन रूपों में असाधारण शक्ति थी, उस स्तर पर कि रिफाइनर भी सभी प्रकार के जादुई खजानों, मुहरों और संरचनाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। जहाँ तक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर्स की बात है, उनके पास सभी प्रकार के अविश्वसनीय रूपांतरण उपलब्ध थे और उन्हें वास्तव में फेंट गॉड कहा जा सकता था। आखिरकार प्राचीन फेंट गॉड युग के दौरान वे सभी फेंट गॉड जियांटियन स्तर पर ही पैदा हुए थे। मैं जिस तकनीक का प्रशिक्षण ले रहा हूँ उसे सबसे शक्तिशाली फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग तकनीक माना जाता है। जी कबीले का एक भी सदस्य अपने पूरे इतिहास में इसमें जियांटियन स्तर तक सफलतापूर्वक नहीं पहुंच पाया है। निंग इस बात को लेकर चिंतित था। तो मैं इसमें कैसे आगे बढ़ूं? 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख बहुत कठिन था। दरअसल निंग के प्राकृतिक वरदान, जैसे उसका नवजात शिशु जैसा शुद्ध शरीर और नुवा पेंटिंग विजुअलाइजेशन तकनीक, उसकी पहले से ही शक्तिशाली आत्मा की शक्ति को हर दिन बढ़ाते जा रहे थे। यह उसके लिए शरीर प्रशिक्षण में बेहद फायदेमंद था, जिससे उसकी सुधार दर बेहद तेज हो गई। अगर वह किसी साधारण फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग विधि से प्रशिक्षण ले रहा होता तो वह बहुत पहले ही जियांटियन स्तर तक पहुंच गया होता। इसके विपरीत कि रिफाइनिंग के मामले में निंग की प्रतिभा थोड़ी कमजोर थी। गर्भ में रहते हुए चोट लगने के कारण उसकी मेरिडियन प्रणाली क्षतिग्रस्त हो गई थी। उस समय जब उसके पिताजी यिचुआन और प्रीफेक्चर के स्वामी जी यंग ने उसके शरीर में मेरिडियन की गुणवत्ता की जांच की तो उन्होंने पाया कि यह बहुत ही औसत दर्जे की थी। जियांटियन जीवों का विशाल बहुमत अमरता के मार्ग पर चलने के लिए की शोधन पर निर्भर था। फेंट गॉड का शरीर शोधन और भी कठिन था। उनमें से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि हालांकि निंग की शोधन प्रतिभा कमजोर थी, फिर भी उसमें शरीर शोधन के लिए इतनी अद्भुत योग्यता होगी। 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख में नोट्स हैं। मुझे यिन और यांग का विलय करना है, अग्नि और जल का सम्मिलन करना है, चंद्रमा की शक्ति और सूर्य की शक्ति को एक साथ मिलकर क्रिम्सन ब्राइट दिव्य शक्ति में परिवर्तित करना होगा। निंग ने इस पर विचार किया, लेकिन अग्नि और जल का सम्मिलन कैसे होगा? चंद्रमा और सूर्य की शक्ति को एक साथ मिलाकर कैसे बनाया जाएगा? निंग को बस इतना पता था कि आग और पानी आपस में नहीं मिलते। फिर आग और पानी कैसे मिल सकते हैं? यह एक अत्यंत कठिन कदम था। मुझे जियांटियन स्तर तक पहुंचना है। निंग अचानक अपने पैरों पर खड़ा हो गया। पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर उसकी आंखें कामना से भर गईं। दूरस्थ स्वर्गीय क्षेत्र में जियांटियन स्तर एक शुरुआती बिंदु से ज्यादा कुछ नहीं है। प्राचीन दानवों के लिए जियांटियन स्तर उस स्तर से ज्यादा कुछ नहीं है जिस पर वे पहली बार पैदा हुए थे। अगर मैं जियांटियन स्तर तक भी नहीं पहुंच सकता तो मैं अपने भाग्य को नियंत्रित करने की बात कैसे कर सकता हूँ? पुस्तक 2 अध्याय 16 फर संग्राहक। खूबसूरती से कटे और सिले हुए जानवरों के फर बहुत ही फिट बैठ रहे थे, जिससे ऑटम लीफ काफी वीर और बहादुर लग रही थी। वह मेटलस्टोन जनजाति के बाहर वाले इलाके में खड़ी दूर तक देख रही थी। उसकी आकृति ने इस देहाती जनजाति के युवकों का ध्यान और निगाहें अपनी ओर खींच ली थीं। जब से ऑटम लीफ मेटलस्टोन जनजाति में आई थी तब से इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की बन गई थी। एक के बाद एक युवक उसके सामने अपनी ताकत और वीरता दिखाने के मौके ढूंढने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन एक भी उसका ध्यान अपनी ओर नहीं खींच पाया। मिस ऑटम लीफ अपने युवा मालिक की प्रतीक्षा कर रही है ना? ठीक है, मैंने सुना है कि अंकल डाला ने लौटते हुए कहा था कि उसका युवा स्वामी बहुत शक्तिशाली है। आयनवुड कबीले के 100 से ज्यादा ब्लू गार्ड्स को उस युवा स्वामी ने पलक झपकते ही मार गिराया था। केवल उस तरह का एक शक्तिशाली युवा स्वामी ही मिस ऑटम लीफ जैसी सुंदर महिला के योग्य होगा। यह अफसोस की बात है कि उसका सामना एक डायर मॉन्स्टर से हुआ। बहुत मुमकिन है कि वह शक्तिशाली युवा मास्टर डायर मॉन्स्टर से मुठभेड़ में बच न पाए। क्रोधित होने पर डायर मॉन्स्टर पूरे इलाके को बदल सकते हैं। उस डायर मॉन्स्टर ने एक बड़ी संख्या में लोगों को तुरंत ही ठंड से मार डाला था। अंकल डाला और बाकी लोग सिर्फ इसलिए बच पाए क्योंकि वे जल्दी से भाग गए। अगर वह युवा मास्टर मर जाता तो मिस ऑटम लीफ को शादी के लिए कोई और व्यक्ति ढूंढना पड़ता। जनजाति के सभी युवक द्वार के पास खड़े होकर आपस में धीरे से बातें करते हुए ये सब देख रहे थे। जहाँ तक उनका मानना था, ऑटम लीफ जैसी लड़की पौराणिक देवियों में से एक थी। ऑटम लीफ से तुलना करें तो उनके कबीले की अन्य लड़कियां उससे उतनी ही नीचे थीं जितनी धरती स्वर्ग से नीचे थी। शरद पत्ता वहां खड़ा दूर पहाड़ी जंगल को घूर रहा था। वह इंतजार कर रही थी, अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आदमी का इंतजार कर रही थी। पतझड़ का पत्ता कबीले से एक हृष्ट पुष्ट आकृति बाहर निकली। वह दूसरी सेविका मोवू थी। मोवू ने उससे आग्रह किया, वापस जाकर थोड़ा आराम कर लो। जब युवा स्वामी आएगा तो कबीले के द्वार पर पहरेदार उसे जरूर देख लेंगे। नहीं, ऑटम लीफ ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मोवू ने ऑटम लीफ को देखा और फिर पास ही एक कटे हुए पेड़ के तने पर बैठ गया। चिंता से उसका माथा भी सिकुड़ गया था। अंकल डाला के लौटने के बाद उन्हें पता चला कि जीनिंग ने जलीय गैंडे राजा एक डायरे मॉन्स्टर से युद्ध शुरू कर दिया है। उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ यह कोई नहीं जानता था। हालांकि उसके मन में बेशक अब भी उम्मीद थी कि उसका युवा स्वामी वापस आ जाएगा। उसका विवेकशील मन उसे बता रहा था
युवा स्वामी शायद दुर्भाग्य से पीड़ित हो गया है। ऐसा इसलिए था क्योंकि अंकल डाला और अन्य लोगों ने ईस्टमाउंट मार्श से वापस आने में लगभग 2 दिन बिताए थे। युवा स्वामी निंग की गति को देखते हुए अगर वह अभी भी जीवित होते तो शायद आधे दिन से भी कम समय में मेटलस्टोन जनजाति तक पहुंच जाते। तार्किक रूप से उन्हें अंकल डाला और बाकी लोगों के पहुंचने से पहले मेटलस्टोन जनजाति तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अंकल डाला और बाकी लोगों को वापस आए 2 दिन से ज्यादा हो गए थे, लेकिन निंग अभी तक नहीं लौटा था। अगर युवा मालिक मर गया है तो ऑटम लीफ और मुझे भी शायद मरना पड़ेगा, मोवू ने धीरे से कहा। यदि उनके स्वामी मर जाएं तो नौकर कैसे जीवित रह सकेंगे? जी कबीले जैसे स्थानीय आधिपत्य के आंतरिक नियम बहुत सख्त थे। मोवू ने अचानक पलकें झपकाईं। दूर से उसे एक अस्पष्ट मगर जानी पहचानी आकृति दिखाई दी। युवा मालिक की आकृति। युवा स्वामी। शरद पत्ता पहले से ही वहां दौड़ना शुरू कर दिया था। युवा मास्टर, मिस ऑटम लीफ दौड़कर आ रही हैं। देखो, लगता है कोई उस तरफ से आ रहा है। क्या यह वही युवा स्वामी हो सकता है जिसका मिस ऑटम लीफ इंतजार कर रही थी? द्वार पर पहरा दे रहे युवक आपस में फुसफुसा रहे थे और उनमें से कुछ तुरंत कबीले के अंदर दौड़कर दूसरे कबीलों को खबर देने लगे। ऑटम लीफ उस फर पहने मुस्कुराते हुए युवक को अपनी ओर आते हुए देख रही थी। पिछले 2 दिनों से वह लगातार अपने डर, अपनी घबराहट, अपने बेकाबू विचारों को दबा रही थी और अब इन तमाम भावनाओं ने उसे अचानक आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया। युवा मालिक। ऑटम लीफ ने निंग की ओर देखा। मैं वापस आ गया हूँ। अपनी अद्भुत दृष्टि से निंग ने देखा कि दूर से कबीले के बीचों बीच अंकल डाला और वह एक हाथ वाला आदमी उनकी ओर आ रहे थे। वह हंसे बिना नहीं रह सका। तो डाला पहले ही वापस आ गया। क्या उसी ने तुम्हें बताया था कि मैं जलीय गैंडों के राजा से लड़ रहा हूँ? सिर्फ इसलिए कि मैं कुछ दिनों तक वापस नहीं आया तुम इतनी बुरी तरह डर गए? ऑटम लीफ ने अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश की। ये तो बस एक जलीय गेंडा राजा था। तुम्हारे युवा स्वामी के लिए ये बात कहने लायक भी नहीं है। निंग ने उसे आंख मारी मानो वह बहुत उत्साहित हो। शरद पत्ता ने आश्चर्य से कहा, युवा स्वामी, आपने डायल मॉन्स्टर को मार डाला? हाँ। निंग ने प्रसन्नता से सिर हिलाया। वाह, एक डायल मॉन्स्टर। युवा स्वामी, आपने एक डायल मॉन्स्टर को मार डाला। ऑटम लीफ बेहद उत्साहित थी। युवा स्वामी, आप सिर्फ 11 साल के हैं, लेकिन आपने एक डायल मॉन्स्टर को मार डाला। यह एक निजी नौकरानी के रूप में ऑटम लीफ का जीवन निंग के इर्द गिर्द घूमता था। चूंकि वह हमेशा उसके इर्द गिर्द घूमती थी, इसलिए उसके लिए निंग उसके परिवार के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य जैसा था। स्वाभाविक रूप से ऑटम लीफ ये जानकर बहुत खुश हुई कि जी निंग अब डायल मॉन्स्टर्स को मारने में सक्षम है। जी निंग ने जल्दी से अपनी आवाज धीमी कर ली। खबर मत फैलाओ। ठीक है। ऑटम लीफ ने जल्दी से सिर हिलाया। आओ, मेटलस्टोन जनजाति पर एक नजर डालते हैं, निंग ने कहा। पिछले कुछ दिनों से निंग पहाड़ी जंगलों में पिछले 2 दिनों की लड़ाइयों के नतीजों पर विचार कर रहा था। उसे पिछली लड़ाइयों में की गई अपनी कुछ गलतियों का भी एहसास हो गया था। 2 तलवारों की तकनीकों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद उसने वास्तव में काफी सुधार किया था। निंग ने ऑटम लीफ को मेटलस्टोन जनजाति के द्वार की ओर ले गया। चाचा डाला और आदिवासियों का एक समूह वहां मौजूद था और वे उसका स्वागत करने के लिए ऊपर गए। आदिवासियों का नेतृत्व एक गंजे, सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी कर रहा था। गंजे बूढ़े ने पास आकर बार बार आदरपूर्वक प्रणाम किया। मैं, मेटलस्टोन जनजाति का टाइसन, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, पराक्रमी युवा स्वामी। आपने बार बार मेरे मेटलस्टोन जनजाति के आदिवासियों की जान बचाई है। मेटलस्टोन जनजाति के सभी कबीले आपके प्रति असीम कृतज्ञता महसूस करते हैं और हम आपकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। निंग मुस्कुराई और सिर हिलाया। मैं कुछ समय के लिए तुम्हारे मेटलस्टोन ट्राइब के साथ रहूंगी। जहाँ तक बचाए जाने की बात है, मैंने तो बस चलते फिरते मदद की थी और अभी मैं परेशान नहीं होना चाहती। समझ गया। गंजे बूढ़े ने बार बार सिर हिलाया। डाला। निंग ने देखा। लंबे, ताकतवर, भालू जैसे चाचा डाला जल्दी से आगे बढ़े, बहुत उत्साहित लग रहे थे। युवा मालिक, जब मैंने देखा कि आप लौट आए हैं तो कोई बात नहीं, निंग हंसा। तुमने ईस्टमाउंट मार्श में 1 महीने तक मेरी मदद की थी। मैंने तुमसे कहा था कि जब मैं मेटलस्टोन जनजाति में वापस जाऊंगा तो तुम्हें जरूर भारी इनाम दूंगा। ये लो। ये कहते हुए उसके हाथों में सोने के 3 जानवरों के सिर प्रकट हुए। उसने उन्हें उछाला। प्रत्येक जानवर के सिर का वजन 10 पाउंड था। भालू जैसे दिखने वाले अंकल डाला तुरंत अचंभित रह गए और फिर उसने जल्दी से उन सभी को पकड़ लिया, जबकि आसपास के सभी आदिवासी उसे ईर्ष्या से घूर रहे थे। चलो चलें। निंग ने मोवू और ऑटम लीफ को देखा, फिर सीधे मेटलस्टोन जनजाति की ओर चल पड़ा। निंग आसानी से और भी अधिक मूल्यवान उपहार दे सकता था, लेकिन मेटलस्टोन जनजाति जैसी छोटी जनजाति के लिए, जिसमें मुश्किल से 1000 लोग थे, वास्तव में मूल्यवान खजाने एक आपदा का कारण बन सकते थे। मेटलस्टोन जनजाति के भीतर युवा स्वामी ऑटम लीफ ने निंग के लिए फलों की शराब डाली, फिर उसे कुछ फल और कुछ स्वादिष्ट व्यंजन दिए। मोवू और मैं इस जनजाति में 1 महीने से हैं। यहाँ आते ही हम अपने जी कबीले से जुड़ गए। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। साहसिक कार्य करते समय हर महीने उन्हें पश्चिमी प्रांत के जी कबीले के बिखरे हुए सैनिकों से संपर्क करना पड़ता था, जो पूरे क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर तैनात थे। पश्चिमी प्रांत शहर से एक पत्र आया है। ऑटम लीफ ने अपनी आस्तीन से एक स्क्रॉल निकाला। निंग ने उसे स्वीकार कर लिया। उसने पीले चर्मपत्र को खोला और जैसे ही उसने उसे खोला, उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। यह एक पत्र था जो उसकी माँ ने उसे खुद लिखा था।
पत्र में ज्यादा कुछ नहीं था, बस चिंता के कुछ शब्द थे। लेकिन जिंदगी मौत की जंग से गुजरने के बाद अपनी माँ की झिड़कियों ने निंग के दिल में सचमुच एक गर्मजोशी भर दी। बस ऑटम लीफ, लगता है तुम्हें कई दिन हो गए हैं आराम किए, जाओ थोड़ा आराम कर लो। निंग ने कहा, मैं थका नहीं हूँ। ऑटम लीफ ने जल्दी से कहा, जाओ। निंग ने आदेश दिया। शरद पत्ता ने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया और आज्ञाकारी ढंग से थोड़ा आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस चली गई। समय बीतता गया। हर 10 दिन में वह ईस्टमाउंट मार्श की यात्रा पर निकल पड़ता था। हालांकि ज्यादातर समय निंग मेटलस्टोन जनजाति के भीतर ही अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करता रहा। पलक झपकते ही 1 महीने से ज्यादा समय बीत गया। निंग उस समय अपने घर की छत पर बैठा था। उसके हाथ में एक बांस की छड़ी थी जिसमें बढ़िया फलों की शराब भरी हुई थी। हालांकि पश्चिमी प्रांत का शहर बड़ा है, लेकिन यह इन छोटी जनजातियों जितना आरामदायक नहीं है। सूर्यास्त के समय आराम करना, सूर्योदय के समय बाहर निकलना। मेटलस्टोन जनजाति ने बड़ी एकजुटता दिखाई। सभी ने एक दूसरे की मदद की और सभी एक दूसरे के साथ भाइयों जैसा व्यवहार करते थे। जल्दी जल्दी जल्दी, सब लोग वापस चले जाओ, जल्दी करो, सब कुछ समेटो। अचानक पहले शांत रहने वाला कबीला गतिविधियों से अराजक हो गया। निंग, जो अपनी इमारत की छत पर आराम से शराब पी रहा था, उलझन में पड़ गया। वह तुरंत इमारत से नीचे कूद गया और भागते हुए एक युवक को पकड़ लिया। तुम, युवा स्वामी। युवक ने जब देखा कि निंग ने ही उसे पकड़ा है तो उसने तुरंत उसका आदरपूर्वक अभिवादन किया। क्या हो रहा है? निंग ने पूछा। कबीले में अचानक इतनी अराजकता क्यों फैल गई? क्या तुम अभी भाला युद्ध का प्रशिक्षण नहीं ले रहे थे? तुम रुक क्यों गए? ब्लैकमाउंट जनजाति के लोग आ रहे हैं। युवक ने जल्दी से कहा। ब्लैकमाउंट जनजाति के लोग हमसे फर लेने आए हैं। हमें जनजाति के पास मौजूद कुछ बेहतरीन फर छिपाने होंगे, वरना अगर ब्लैकमाउंट जनजाति को ये मिल गए तो वे इन्हें अपने लिए ले जाएंगे। ये बहुत बुरा होगा। युवा स्वामी, मुझे तुरंत वापस जाना होगा। निंग ने समझते हुए सिर हिलाया। आगे बढ़ो। ऑटम लीफ भी इमारत के सामने से ये सब देख रही थी। उसने कहा, ब्लैकमाउंट जनजाति एक बहुत बड़ी जनजाति है जिसमें हजारों आदिवासी हैं। हर साल इन छोटी जनजातियों को उन्हें कुछ नजराना देना होगा। निंग ने भौहें चढ़ाईं। यह जमीन जी कबीले की है। सिर्फ मेरे जी कबीले को ही कर लगाने का अधिकार है। अगर ब्लैकमाउंट जनजाति आसपास की छोटी जनजातियों को कर देने के लिए मजबूर कर रही है तो क्या ये कर लगाने जैसा नहीं है? जी कबीले ने अपनी सीमाओं के भीतर प्रत्येक सिंगलर जनजाति से कर वसूला और वसूला। उसी समय जी कबीला स्वयं ग्रैंड जिया राजवंश का विषय था और इसलिए उनके द्वारा एकत्र किए गए अधिकांश कर को ग्रैंड जिया राजवंश को दिया जाना था। सिद्धांततः हाँ। ऑटम लीफ ने सिर हिलाया। लेकिन ये छोटी जनजातियां कैसे मना कर पाएंगी? अगर वे मना कर दें तो ब्लैकमाउंट जनजाति उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने और फिर बंदियों को गुलाम बनाकर बेचने में पूरी तरह सक्षम है। निंग ने एक लंबी सांस छोड़ी। सही, चूंकि कबीले बहुत ज्यादा थे, इसलिए जी कबीले के लिए कबीलों के आपसी झगड़ों को संभालना संभव नहीं था, इसलिए वे आमतौर पर उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते थे। सिर्फ जी कबीले को ही नहीं, यहाँ तक कि विशाल असीम भूभाग पर शासन करने वाले ग्रैंड जिया राजवंश को भी ढीले ढंग से शासन करना पड़ा। क्या जी कबीला और आयनवुड कबीला भी युद्ध की स्थिति में नहीं थे? एक दूसरे को घातक दुश्मन मानते हुए अगर किसी का भूभाग बहुत बड़ा होता तो शासन करना मुश्किल हो जाता। वे आ रहे हैं, ऑटम लीफ ने कहा। ब्लैकमाउंट जनजाति के लोग आ रहे हैं। निंग ने भी उधर देखा। उसने दूर से देखा कि अर्ध कवचधारी खाल से लदे आदिवासियों का एक समूह उस इलाके में घूम रहा था, मानो वे अपने ही इलाके में हों। मेटलस्टोन जनजाति के नेता अंकल डाला और बाकी सभी उनके साथ थे। आज्ञाकारी रूप से उनका अनुसरण कर रहे थे, उनकी अवज्ञा करने की जरा भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। इस ब्लैकमाउंट दस्ते का नेता ब्रेवशेल वर्तमान में इस छोटे से कबीले को संतोष के साथ देख रहा था। ब्रेवशेल ने पास ही खड़े मेटलस्टोन आदिवासियों की तरफ देखा। उनके चेहरों पर डर और याचना भरी नजरें देखकर वह और भी ज्यादा खुश हुए बिना नहीं रह सका। ब्लैकमाउंट जनजाति में भी वह एक उच्च स्तरीय केंद्रीय व्यक्ति था। इस मेटलस्टोन जनजाति जैसी छोटी जनजाति में वह अपनी मर्जी से काम कर सकता था। अगर वह क्रोधित हो जाता तो शायद पूरी जनजाति का नाश हो जाता। उसके साथ लाए गए 100 रक्षक शायद अकेले ही इस छोटी जनजाति का नाश कर सकते थे। इस छोटी जनजाति में उसका पूर्ण अधिकार था। ब्रेवशेल ने अचानक देखा कि कुछ ही दूरी पर एक युवक और एक युवती साथ खड़े थे। ब्रेवशेल की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसके बगल में खड़े पहरेदार भी उसकी तरफ देखते हुए अपनी सांसें रोक नहीं पाए। खूबसूरत, मंत्रमुग्ध कर देने वाला। ब्रेवशेल एक पल के लिए दंग रह गया और फिर उसके दिल में जबरदस्त वासना और इच्छा उमड़ पड़ी। उसे इस खूबसूरत लड़की को पकड़कर अपनी निजी दासी बनाना ही था। हर दिन वह उस पर अपना स्नेह जरूर लुटाएगा। बस यही सोचकर ब्रेवशेल के पूरे शरीर में खून दौड़ गया। हा, जोर से हंसते हुए ब्रेवशेल सीधे युवक और लड़की की ओर चला गया। निंग ने अपनी ओर आ रहे एक लंबे आदमी को देखा जिसने कुछ बेहद खूबसूरत गहने पहने हुए थे और उसकी भौहें हल्की सी तन गईं। उन लंबे आदमियों ने निंग और ऑटम लीफ को ऐसे घूरा मानो कोई उच्च पदस्थ आदिवासी किसी सामान का निरीक्षण कर रहा हो। खास तौर पर ऑटम लीफ को घूरते हुए उसने अपनी आंखों में लालच भरी नजर नहीं छिपाई। आपके फर के कपड़े बहुत ही खूबसूरती से कटे और सिले हुए हैं। क्या आपने इन्हें खुद बनाया है? मैडम, आपकी कारीगरी बहुत अच्छी है। आपके बगल वाले बच्चे के फर के कपड़े भी बहुत अच्छे से सिले और काटे गए हैं।
क्या वह आपका छोटा भाई है? पुस्तक 2, अध्याय 17, तलवार की ऊर्जा हर जगह उड़ रही है। बेशर्म। ऑटम लीफ की आवाज गूंजी। ब्रेवशेल ने अपना जबड़ा थोड़ा ऊपर उठाया। धीट, यह नन्हा सा मेटलस्टोन कबीला, मैं इसके साथ जो चाहूं कर सकता हूं? धीट, तो बिल्कुल नहीं। सच कहूं तो मुझे तुम पर फिदा हो गया है। मेरी बात मानो और मेरी बात मानो। पिछली बार जब मुझे एक लड़की पसंद आई थी तो वह लड़की बहुत जिद्दी थी। उसने मेरे पीछे आने के बजाय आत्महत्या करना बेहतर समझा, इसलिए मैंने उसके पूरे परिवार का सफाया कर दिया और उसके पूरे कबीले को गुलाम बनाकर बेच दिया। अपने छोटे भाई और अपने कबीले के लोगों के लिए तुम्हें एक सही फैसला लेना होगा। जनजाति के लोग सीधे सादे लोग थे। वे ज्यादा हिसाब किताब नहीं करते थे, लेकिन साथ ही वे बहुत खून के प्यासे भी थे। उनमें से ज्यादातर को मौत का डर नहीं था, खासकर उस जैसी खूबसूरत लड़कियों को जो अभी उसके सामने खड़ी है। वे निश्चित रूप से अपनी जनजातियों के चमकते रत्न थे और आमतौर पर वे सभी बहुत घमंडी थीं। ऐसी खूबसूरत लड़कियों के लिए एक बार जब उनका घमंड उन पर हावी हो जाता था तो दूसरों के आगे झुकने के बजाय आत्महत्या कर लेना आम बात थी। ब्रेवशेल ऐसा होते नहीं देखना चाहता था। आदरणीय लॉर्ड ब्रेवशेल, गंजे बुजुर्ग टायसन ने जल्दी से उनसे आग्रह किया, ये तीनों मेरे मेटलस्टोन कबीले के नहीं हैं। ये एक बहुत बड़े कबीले से आते हैं, एक बड़ी जनजाति। ब्रेवशेल की भौहें तन गईं। कोई आश्चर्य नहीं, मैं तो बस सोच रहा था कि आपके मेटलस्टोन जनजाति जैसी जगह इतनी सुंदर युवती कैसे पैदा कर सकती है। मिस, मुझे बताइए कि आप किस जनजाति से हैं? ये कहते हुए वह 2 कदम आगे बढ़ा। ऑटम लीफ के चेहरे पर हाथ फेरना चाहता था। ऑटम लीफ ने सीधे उसे बिजली की गति से एक लात मारी। टकराना। यह जोरदार लात क्रोध से प्रेरित थी और ब्रेवशेल की छाती पर जोरदार प्रहार हुआ। इससे न सिर्फ उसकी छाती पर बंधे आभूषण टूट गए, बल्कि ब्रेवशेल सिर के बल गिर भी गया। बेहद बदतमीज। फ्लैंग। ब्लैकमाउंट के गार्ड तुरंत गुस्से से चिल्ला उठे और उनमें से कुछ ने तो अपनी तलवारें भी निकाल लीं। ब्रेवशेल तेजी से ऊपर चढ़ गया। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, फिर अपने पहरेदारों को रोकने के लिए आगे बढ़ा। उसके सभी पहरेदार अच्छी तरह जानते थे कि ब्रेवशेल कितना क्रूर और शैतानी हो सकता है और वह ब्लैकमाउंट जैसी विशाल जनजाति का एक उच्च स्तरीय प्रमुख सदस्य बन गया था। सब खत्म हो चुका है। इस युवा लड़की को बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। सभी पहरेदार समझ गए कि जब ब्रेवशेल साफ तौर पर गुस्से में था, लेकिन उसने कुछ देर के लिए अपना गुस्सा दबा लिया, तो इसका मतलब था कि ब्रेवशेल सचमुच बहुत गुस्से में था। वह इस बात पर विचार कर रहा था कि कैसे अपना गुस्सा निकाले। ब्रेवशेल अब अपने पैरों पर खड़ा था। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं, किसी जहरीले सांप की तरह उन तीनों को घूर रही थीं। उसने धीरे से कहा, वो लात काफी जोरदार थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम तीनों कहाँ से आए हो? क्या ये कोई बड़ा कबीला है या फिर शक्तिशाली जी कबीला? अच्छी तरह देखो। मोवू ने ठंडे स्वर में आगे बढ़कर हाथ हिलाकर एक प्रतीक दिखाया। प्रतीक पर एक ही शब्द लिखा था, जी। जी। आसपास के कई पहरेदारों के चेहरे बदल गए। सबने अपने नेता ब्रेवशेल की ओर देखा, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने डर के मारे जल्दी से सिर झुकाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अनजाने में आपको नाराज कर दूंगा। मुझे माफ कर दो। मोवू की आंखों में दया की झलक थी, क्योंकि वह जानता था कि उसके युवा स्वामी को बुरे लोगों से कितनी नफरत है। ऑटम लीफ ने भी ब्रेवशेल की तरफ ठंडी नजरों से देखा। जब से ब्रेवशेल ने कहा था कि उसने एक बार एक लड़की को हथियाने के लिए एक छोटे से कबीले को तबाह कर दिया था और सभी कबीलों को गुलाम बनाकर बेच दिया था, ऑटम लीफ को उससे बेहद नफरत हो गई थी, क्योंकि अपने कबीले के तबाह होने के बाद उसे भी बेच दिया गया था। जी निंग ने बस ब्रेवशेल को देखा। एक पल में ही उसने ठान लिया था कि वो ब्रेवशेल को मौत की सजा देगा। ब्रेवशेल ने बिना किसी कारण के एक पूरी जनजाति को नष्ट कर दिया था। जब निंग ने सोचा कि उस जनजाति की औरतें और बच्चे कैसे दयनीय मौत मर गए या उन्हें बेच दिया गया, तो निंग का दिल असीम क्रोध से भर गया। हालांकि इस इलाके में कई छिपे हुए दुष्ट लोग थे और निंग उन सभी को रोक नहीं सकता था, लेकिन जब उसका सामना उनसे हुआ तो वह अपने गुस्से को दबा नहीं पाया। हा। ब्रेवशेल, जिसका चेहरा पहले से ही पीला पड़ गया था, अचानक अपने होंठ फुरफुराकर हंसा, जोर से हंसा। लगता है तुम तीनों का पहले से ही कत्ल का इरादा है। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें बेवकूफ कहूं या घमंडी। ओह, निंग ने थोड़ा सा मुंह बनाया। ब्रेवशेल हंसता रहा। तो क्या हुआ अगर तुम जी कबीले के हो? जी कबीले के 5 प्रांतों के कितने युवा अपनी युवावस्था के दौरान साहसिक यात्राओं पर निकलते हैं और उनमें से कितने मर जाते हैं? जी कबीले को कैसे पता चल सकता है कि उनके कुल के लोगों को राक्षसी जानवरों ने मारा है या किसी और कबीले के लोगों ने? भले ही तुम्हारा रुतबा कितना भी ऊंचा क्यों न हो, इस जगह पर तुम 3 लोगों से ज्यादा कुछ नहीं हो। इसलिए अगर तुम मुझे मारना भी चाहो तो उसे अपने दिल में छिपा लो। जैसा कि किताबों में लिखा है, दूर का पानी पास के सूखे को नहीं बुझा सकता। तुम्हारी हैसियत चाहे जो भी हो, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ब्रेवशेल ने आह भरी। मुझे आज भी याद है कि कैसे 3 साल पहले मैंने एक बार जी वंश की एक जवान लड़की के साथ मजे किए थे। उसकी त्वचा वाकई बहुत अच्छी थी। मेरे सभी नौकरों ने भी उसका मजा लिया और बाद में हमने उसे जानवरों को खिला दिया, जिन्होंने उसे खा लिया। अब समझ में आया। ब्रेवशेल की आंखें चमक रही थीं। रुतबा ताकत का प्रतीक नहीं होता। कम से कम इस जगह तो मैं ही हूँ जो तुम्हारे जीवन और मृत्यु का फैसला करता हूँ। सब लोग। ब्रेवशेल ने सिर उठाया और ऊंची आवाज में कहा, चलिए, दोनों आदमियों को मार डालिए, औरत को छोड़ दीजिए। जब मैं पहले उसका मजा लूंगा, तब आप दोनों को अपना अपना मौका मिलेगा।
वो मारना, हाँ चलो करते हैं। ब्रेवशेल के सभी रक्षकों ने अपनी तलवारें और धारें निकाल लीं और बहादुरी से आगे बढ़े। बड़े कबीलों के उच्च स्तरीय सैन्य नेता अपने सेवकों और दासों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। चाहे जीली हों या जी यिचुआन, सबके अपने अपने भरोसेमंद सेवक और दास थे जो बिना किसी सवाल के उनकी बात जरूर मानते थे। ब्रेवशेल के आदेश के तहत ये गार्ड जो उसकी सेवा में पैदा हुए थे, सभी ने आगे बढ़ने और मारने का साहस किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अचानक एक आवाज आसमान में गूंजी, जैसे वसंत की गड़गड़ाहट। ऊपर आसमान में एक विशाल उड़ते हुए पक्षी के ऊपर कोई खड़ा था। उस व्यक्ति ने अपनी लंबी तलवार निकाली और उसे नीचे की ओर लहराया। एक पल में ही तलवार की ऊर्जा हर जगह फैल गई। तलवार की ऊर्जा की एक के बाद एक किरणें बरसने लगीं और तलवार की ऊर्जा का हर वार एक रक्षक को भेदता हुआ, उनके शरीर को आसानी से चीरता हुआ। हर जगह ताजा खून की धाराएं बहने लगीं। नहीं, तरह तरह की दयनीय चीखें गूंजने लगीं, लेकिन जल्द ही सब कुछ फिर से शांत हो गया। 100 से ज्यादा नौकर चाकर जो बेरहमी से चिल्ला रहे थे, सब जमीन पर गिर पड़े। कुछ की छाती में बड़े बड़े छेद थे तो कुछ के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। जमीन खून से सनी हुई थी। सबकी दर्दनाक मौत हो गई थी, लेकिन मेटलस्टोन जनजाति के बेहद डरे हुए आदिवासियों में से एक भी घायल नहीं हुआ था। लेकिन ब्रेवशेल ने सोचा था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, लेकिन अब उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह सुन्न सा खड़ा रहा, अपने मृत नौकरों को और फिर हवा में विशालकाय पक्षी पर खड़े आदमी को घूरता रहा। वह हकलाते हुए बोला, जियान। मेटलस्टोन जनजाति के सभी लोगों ने अपने सिर ऊपर उठाए। कुछ लोग अचंभित थे, कुछ विस्मित और कुछ लड़कियां तो बस पलकें झपकाए बिना देखती रहीं। निंग, ऑटम लीफ और मोवू सभी ने भी देखने के लिए अपना सिर उठाया। स्वूश, वह व्यक्ति हवा में अपनी स्थिति से विशालकाय पक्षी की पीठ पर कूद गया और जमीन पर आ गिरा। युवा स्वामी, उस आदमी ने निंग के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करते हुए निंग की ओर थोड़ा झुककर कहा। इस दृश्य ने मेटलस्टोन जनजाति के सभी सदस्यों के साथ साथ ब्रेवशेल को भी स्तब्ध कर दिया, क्योंकि तभी ऊर्जा के उन प्रहारों ने दर्शाया कि यह व्यक्ति एक जियांटियन जीवन रूप था। किसी भी जनजाति में, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जियांटियन जीवन रूप निश्चित रूप से सर्वोच्च पद का व्यक्ति होता था। यहाँ तक कि जी कबीले में भी वे उच्च स्तर के प्रमुख सदस्य थे। आमतौर पर जी कबीले के सभी साहसी युवकों को, जिनका सामना जियांटियन जीवों से होता था, पहले उनका सम्मान करना पड़ता था। लेकिन क्या ये जियांटियन जीव वास्तव में इस युवक का सम्मान कर रहा था? मुझे छोड़ दो। ब्रेवशेल आगे झुका, निंग के सामने घुटने टेककर गिड़गिड़ाया, महान युवा स्वामी, मैंने जो कुछ पहले कहा था वह सब बकवास था। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। इसके अलावा एक बार जब मैं कुछ छोटी जनजातियों से फर इकट्ठा कर रहा था तो मुझे एक खास खजाना मिला। यह निश्चित रूप से एक जादुई खजाना है। ये किस तरह का जादुई खजाना है, यह मुझे भी समझ नहीं आ रहा। युवा स्वामी, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं ये जादुई खजाना आपको देने को तैयार हूँ। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त भी कर पाता, ब्रेवशेल अचानक निंग की ओर झपटा। उसका दाहिना हाथ पंजे की तरह निंग का गला फाड़ देना चाहता था। इतनी नजदीकी से, आमतौर पर कहें तो बाद के दौर के हाउटियन विशेषज्ञों के लिए भी बचना मुश्किल होता। निंग ने अपने हाथ की एक सहज लहर से बाद में वार करने के बावजूद ब्रेवशेल के सिर पर जोरदार तमाचा मारा, इससे पहले कि ब्रेवशेल अपना हमला पूरा करता। ब्रेवशेल का शरीर कांप उठा और फिर उसकी नाक और कानों से खून बहने लगा और उसका शरीर कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। वह एक धूर्त आदमी है, निंग ने धीरे से कहा। ये ब्रेवशेल वाकई चालाक और क्रूर, जहरीला और शैतानी था, कुछ भी करने की हिम्मत रखता था। हालांकि उसे पता था कि जियांटियन स्तर के व्यक्ति से निपटने की उसकी संभावना कम है, फिर भी उसने तुरंत फैसला किया कि पहले जादुई खजाने का इस्तेमाल करके निंग का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेगा और फिर निंग को पकड़ने की कोशिश करेगा। जब तक वह निंग को बंधक बना सकता था, तब तक उसके पास जीवन जीने का मौका था। दुर्भाग्य से निंग एक ऐसा व्यक्ति था जो डायर मॉन्स्टर्स को भी आसानी से मार सकता था, तो वो और वो पहरेदार सब एक ही तरफ थे। जियांटियन स्तर के आदमी ने हंसते हुए कहा। वो पहरेदार सब आधे कवच पहने हुए थे, जबकि ये आदमी फर पहने हुए था। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद, बड़े प्रशिक्षु भाई, निंग ने हंसते हुए कहा। उसके सामने खड़ा व्यक्ति उन 9 प्रमुख शिष्यों में से एक था जिन्हें उसके पिता जी यिचुआन ने प्रशिक्षित किया था। उसका नाम वानफांग था और वह एक प्रारंभिक जियांटियन जीवन रूप था। पश्चिमी प्रांत के जी कुल में उसका दर्जा काफी ऊंचा था, लेकिन अपनी वर्तमान शक्ति के स्तर पर वह अभी काले कवचधारी घुड़सवारों की कमान संभालने के योग्य नहीं था, जबकि निंग अगले प्रांत स्वामी होने के नाते अत्यंत ऊंचा दर्जा रखता था। अगर आप ही कार्रवाई करते, युवा स्वामी, तो भी सब कुछ इतनी आसानी से हो जाता। वानफांग ने हंसते हुए अपनी तलवार म्यान में रख ली। लेकिन मैं यहाँ एक खास वजह से आया हूँ। महत्वपूर्ण कारण। निंग का चेहरा बदल गया। वह महीने में एक बार पश्चिमी प्रांत से संपर्क करता था। इस बार जो व्यक्ति आया था वह उसका अपना बड़ा प्रशिक्षु भाई था। कोई कल्पना कर सकता था कि एक जियांटियन विशेषज्ञ का व्यक्तिगत रूप से यात्रा करना कितना महत्वपूर्ण कारण रहा होगा। चलो अंदर बात करते हैं, निंग ने जल्दी से कहा। निंग ने अभी भी सदमे में पड़े मेटलस्टोन आदिवासियों की ओर देखा। लाशों का निपटारा कर दो। जहां तक ब्लैक माउंट जनजाति का सवाल है, थोड़ी देर में मैं अपने बड़े प्रशिक्षु भाई से ब्लैक माउंट जनजाति की यात्रा करने को कहूंगा।
स्वाभाविक रूप से तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होगी। धन्यवाद युवा स्वामी। गंजे बुजुर्ग और बाकी सभी लोग जल्दी से घुटनों के बल गिर पड़े। अब जाकर उन्हें समझ आया कि निंग का दर्जा वाकई कितना ऊंचा था। एक जियांटियन प्राणी भी उसे सम्मान से अभिवादन करे, ऐसे व्यक्ति के सामने तो ब्लैकमाउंट जनजाति के सरदार को भी घुटने टेकने पड़ेंगे। निंग और वानफेंग जल्दी से पत्थर के कमरे में घुस गए, फिर दरवाजा बंद कर दिया। जल्दी जल्दी करो, इसे साफ करो। मेटलस्टोन जनजाति के लोगों ने जमीन पर पड़ी लाशों को देखा तो उनके खून में उबाल आ गया। वे घबराए भी थे और उत्तेजित भी। आमतौर पर उन्हें उस जमीन की पूजा करनी पड़ती थी जिस पर ये भयानक ब्लैकमाउंट जनजाति के लोग चलते थे, लेकिन अब वे सभी यहाँ मृत पड़े थे। तो तुम्हारा भी अंत ऐसा ही होगा। उस ठंडे एक हाथ वाले आदमी ने ब्रेवशेल की लाश पर एक क्रूर लात मारी। उसकी आंखें क्रोध और घृणा से भरी हुई थीं। कमरे के भीतर केवल निंग और वानफेंग ही उपस्थित थे। बड़े प्रशिक्षु भाई, क्या बात है? निंग ने पूछा। तुम यहाँ क्यों आए हो? डायर मॉन्स्टर सरपेंटविंग की वजह से। वानफेंग का चेहरा गंभीर था। पुस्तक 2 अध्याय 18 यिन और यांग जुड़वां ऊर्जा गठन। डायर मॉन्स्टर सरपेंटविंग। जी निंग ने भौहें चढ़ाईं। क्या हुआ? पश्चिमी प्रांत के हमारे जी कबीले के लोगों को सरपेंटविंग झील पर तैनात होना चाहिए और साथ में कई जियांटियन विशेषज्ञ भी मौजूद होने चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि सरपेंटविंग झील से भाग गया हो? वानफांग ने सिर हिलाया। अगर वह सरपेंटविंग झील से बचकर भाग जाता तो कोई मामूली बात नहीं होती। अफसोस, पश्चिमी प्रांत के हमारे जी कबीले ने सरपेंटविंग की मदद कर ही दी। सरपेंटविंग झील पर तैनात हमारे जियांटियन विशेषज्ञ उसे हर संभव तरीके से मारने की कोशिश करते रहते थे, जिससे सरपेंटविंग का हर दिन खतरे से भरा होता जा रहा था। कई बड़ी लड़ाइयां भी हुईं। उस दबाव में सरपेंटविंग जियांटियन स्तर के शिखर पर पहुंच गया। क्या? चरम जियांटियन स्तर? निंग चौंक गया। एक शीर्ष जियांटियन स्तर का डायर मॉन्स्टर वाकई खतरनाक था। ईस्टमाउंट मार्श में भी केवल एक ही शीर्ष जियांटियन स्तर का डायर मॉन्स्टर था। वह था प्राचीन हिमटोड। पश्चिमी प्रांत के हमारे जी कुल के जियांटियन स्तर के विशेषज्ञ अपने जादुई खजानों के भरोसे ही मुश्किल से जिंदा बच पा रहे थे। उन्हें बस सरपविंग को गायब होते देखना था। वानफांग ने आह भरी। ये खबर सुनते ही गुरु तुरंत उसका पीछा करने निकल पड़े। पिताजी पीछा करने गए थे? निंग ने सिर हिलाया। वानफांग ने भी सिर हिलाया। लेकिन वह सर्पपंख आसमान में भी उड़ सकता है और समुद्र में गोता भी लगा सकता है। उसकी गति अब पहले से कहीं ज्यादा तेज है और जैसे ही वह गहरे पानी में जाएगा, जिफू शिष्य के लिए भी उसे मारना मुश्किल हो जाएगा। गुरु भी यह बात समझते थे और उनकी यह कोशिश नाकाम रही। इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हें इस घटना के बारे में बताने और यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि तुम सावधान रहो। आखिरकार तुमने पहले भी उनके बच्चे को मारा था। समझ गया। निंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। लगता है अब मुझे इस मेटलस्टोन जनजाति को छोड़ देना चाहिए। सरपेंटविंग हम्फ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतने लंबे समय तक जीवित रहेगा, और कोई सफलता तो दूर की बात है। हजारों सालों से प्रशिक्षण ले रहे इस तरह के बूढ़े राक्षस ने काफी अनुभव जमा कर लिया है। आखिरकार उसे सफलता मिल जाना कोई अजीब बात नहीं है। वानफांग ने फिर कहा, बस इतना ही कहना है। मेरा मिशन अब पूरा हो गया है। निंग ने जल्दी से उसे सलाह दी। प्रशिक्षु भाई वानफेंग, जिन लोगों को तुमने पहले मार डाला था वे ब्लैकमाउंट जनजाति के हैं जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। जाओ, उनकी उंगलियों पर थोड़ा जोर से वार करने में मेरी मदद करो। बस इस तरह के छोटे मोटे काम मुझ पर छोड़ दो। वानफेंग ने सिर हिलाया। उसी दिन निंग ऑटम लीफ और मोवू को मेटलस्टोन जनजाति से बाहर ले गया। निंग ने किसी को नहीं बताया कि वह कहाँ जा रहा है। ऐसा करके ही वह सरपेंटविंग के लिए उसे ढूंढना मुश्किल बना सकता था। सरपविंग आपदा के 1 महीने बाद सब कुछ फिर से शांत हो गया। मूलतः जब सरपेंटविंग ने शियांटियन के शिखर स्तर को तोड़ दिया तो उसने सरपेंटविंग झील से बाहर निकलकर उस क्षेत्र पर अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया, जिससे आसपास की जनजातियों को भारी नुकसान पहुंचा और कई मनुष्यों को निगल लिया, जिससे अनगिनत जनजातियां भयभीत हो गईं। वह साहसपूर्वक निंग की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन निंग के साहसिक कार्य की खबर एक रहस्य थी जो बहुत कम लोगों को पता थी। चूंकि निंग स्वयं भी अत्यंत सतर्क था, इसलिए सरपेंटविंग स्वाभाविक रूप से उसे नहीं ढूंढ पाया। आधे महीने बाद सरपेंटविंग का सामना जी यिचुआन से हुआ। अपनी बढ़ी हुई ताकत पर भरोसा करते हुए सरपेंटविंग ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उससे युद्ध किया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक बार फिर वह बुरी तरह घायल हो जाएगा। फिर भी उसकी उड़ने की गति पहले से कहीं ज्यादा तेज थी, और जब वह अपनी जान बचाकर भागा तो यिचुआन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। इस युद्ध के बाद सरपेंटविंग ने एक फैसला किया। वह यिचुआन से फिर कभी नहीं लड़ना चाहता था। अगर वह यिचुआन को देखता तो तुरंत दूर भाग जाता। 1 महीने बाद पॉइजनडोव रिज ने कदम रखा। जी कबीले के 5 प्रांतों ने पॉइजनडोव रिज के साथ बातचीत की और अंतिम परिणाम ये था। डायर मॉन्स्टर सरपेंटविंग को 100 साल के लिए सरपेंटविंग झील छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। समय बीतता गया। पलक झपकते ही गर्मियां आ गईं। ईस्टमाउंट मार्श के भीतर जलीय घास के भीतर 2 आकृतियां छिपी पड़ी थीं। एक आधा लाल आधा सफेद आदमी था जिसकी आभा बहुत ही विभत्स थी और जिसके बाल लटों में बंधे थे, जबकि दूसरा एक हट्टा कट्टा आदमी था जिसने काले कपड़े पहने थे। क्या आपके पास जो जानकारी है वह सही है? उस घिनौने से दिखने वाले आदमी ने धीरे से कहा। हम 3 दिन से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। काले कपड़े पहने आदमी ने सिर हिलाया। हाल ही में एक नौजवान अक्सर नीला आकाश सांप राजा से लड़ने आता है। हर 10-15 दिन में वे युद्ध करते हैं। इसके अलावा उनकी लड़ाइयाँ आमतौर पर यहीं के आसपास के इलाके में होती हैं।
चिंता मत कीजिए गुरु, समय आने पर नीला आकाश सांप राजा जरूर गहराई से निकलेगा और एक बार जब वह हमारी टुकड़ी में घुस जाएगा तो बच नहीं पाएगा। ठीक है, उस नीच आदमी ने सिर हिलाया। इस दिन के लिए मैंने इतनी लंबी तैयारी की है और इस यिन और यांग ट्विन एनर्जी फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए अविश्वसनीय कीमत भी खर्च की है। इस बार हमें एजियो स्काईस्नैक किंग को जिंदा पकड़ना होगा और उसे मेरा आत्मिक जानवर बनाना होगा। एक बार जब नीला आकाश सांप राजा संरचना में प्रवेश कर जाएगा तो उसका जीवन और मृत्यु पूरी तरह से आपके द्वारा निर्धारित किया जाएगा गुरु, काले कपड़े पहने आदमी ने कहा। हा, वह नीच आदमी धीरे से हंसा। ठीक है, वह युवक जो अक्सर नीला आकाश सांप राजा से लड़ता है, क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? मैंने उसे कभी नहीं देखा। काले कपड़े पहने आदमी ने सिर हिलाया। मैं हमारे आयनवुड कबीले के सभी युवा प्रतिभाशाली लोगों को जानता हूँ और वह उनमें से नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इस नौजवान की तलवारबाजी की तकनीकें जी कबीले के रिंग ड्रॉप सूत्र पर आधारित हैं। जी कबीला, उस दुष्ट आदमी की आंखों में एक भयंकर भाव चमक उठा। इतनी कम उम्र में ही नीला आकाश सांप राजा के साथ बराबरी से लड़ने में सक्षम होने का मतलब है कि जब वह बड़ा होगा तो वह शायद एक और यिचुआन बनेगा। चूंकि ऐसा है तो मैं आयनवुड जान जी कबीला की मदद करूंगा और उनकी प्रतिभा को सीधे नर्क के पीले झरनों में भेजने में उनकी मदद करूंगा। समय बीतता गया, आधा दिन और बीत गया। अब सूर्यास्त हो रहा था और दूर से एक फर पहने नौजवान लहरों पर चलता हुआ दिखाई दिया। मास्टर, वह यहाँ है, काले कपड़े पहने आदमी ने जल्दी से चिल्लाया। जान ने मुड़कर देखा। निंग पानी पर ऐसे चल रहा था मानो वह समतल जमीन हो। ये देखकर उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। दुनिया के साथ एक, उसे मरना ही होगा। जान का दिल अब हत्या की इच्छा से भर गया था। इतनी कम उम्र में यह व्यक्ति दुनिया के साथ एक स्तर तक पहुंच सकता है। जब ये भयानक युवक बड़ा होगा तो वह रिंगड्रॉप तलवार जी यिचुआन से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा। वह जी वंश के 5 प्रांतों में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी बन सकता है। भाई आयनवुड जान ने जल्दी से निर्देश दिया। बाद में तुम उस युवक से निपट लेना। अगर तुम उसे मार भी न सको तो उसे भागने मत देना। जब मैं नीला आकाश सांप राजा को वश में कर लूंगा तो मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा। हाँ, काले कपड़े पहने आदमी ने आदरपूर्वक कहा। आयनवुड जान ने दूर तक गंभीरता से देखा। युवावस्था में दुनिया के साथ एकाकार होने के स्तर तक पहुंच पाना, इस तरह की अद्भुत प्रतिभा। आयनवुड जान उससे अनगिनत गुना ज्यादा प्रतिभाशाली थी। सौभाग्य से वह जान 100 साल से भी ज्यादा समय से प्रशिक्षण ले रहा था। अपनी वर्षों की संचित शक्ति के बल पर उसके लिए इस नन्हे बच्चे का वध करना अब भी आसान था। जान जलीय घासों में छिपा था और उसने इस जगह के आसपास के इलाके में चुपके से एक संरचना बना ली थी। न तो उनकी आभाएं और न ही उनकी आवाजें उसमें से गुजर पाती। अगर उनकी आभाएं भी उसमें से नहीं गुजर सकती तो जाहिर है उन्हें महसूस करने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए निंग को भी उनकी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। छोटा सांप, निंग पानी की सतह पर खड़ा होकर पुकारा। अभी भी बाहर नहीं आ रहा। उसकी आवाज सीधे पानी की गहराई में पहुंच गई। एक पल के बाद धमाका, लहरों से एक विशाल पन्ना सा सर्प फूट पड़ा और फिर उसका शरीर तेजी से सिकुड़कर लगभग 10 मीटर लंबा हो गया, जबकि उसका सिर निंग को घूर रहा था और तिरस्कार भरी घुरघुराहट निकाल रहा था। दरअसल निंग के खिलाफ अपनी कई लड़ाइयों के दौरान नीला आकाश सांप राजा ने भी कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त कर ली थी। नीला आकाश सांप राजा को लग रहा था कि वह भी दुनिया के साथ एक स्तर पर पहुंचने वाला है। हालांकि उसकी युद्ध क्षमता अद्भुत थी, लेकिन वह मुख्य रूप से अपनी प्राकृतिक प्रतिभा पर निर्भर था। कौशल के स्तर के मामले में वह जी निंग से कमतर था। एक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ इस तरह की पूरी तरह निर्मम लड़ाई, जिसमें दोनों तरफ से घातक प्रहार किए जाते हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए सुधार का सबसे अच्छा तरीका था। एक बार मैं भी दुनिया के साथ एक स्तर पर पहुंच जाऊं तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। नीला आकाश नाग राजा ने मन ही मन कहा। हा, इधर आओ छोटे सांप। निंग के हाथों में कहीं से 2 तलवारें प्रकट हुआ। नीला आकाश नाग राजा हरी बिजली की तरह उसकी ओर चमका, जबकि निंग उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। दूर जलीय घास में छिपे जान को और भी हैरानी हुई। उसकी तलवारबाजी भी दुनिया के साथ एक स्तर की है और वह दोहरी तलवारों का इस्तेमाल इतनी कुशलता से करता है। लगता है कि वह अभी तक जियांटियन जीवरूप भी नहीं है, लेकिन वह जियांटियन स्तर के गॉड बीस्ट से सीधे लड़ने में सक्षम है। ऐसी प्रतिभा वाकई भयानक है। उसे जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। वे अभी तक क्यों नहीं आए? लगभग आयनवुड जान अधीरता से उन्मत्त हो गया। उसने अपनी संरचना पहले ही बना ली थी। हालांकि संरचना ने काफी जगह घेरी थी, फिर भी संरचना और निंग और नीला आकाश सांप राजा के बीच की लड़ाई के बीच कुछ दूरी थी। लगभग आयनवुड जान का दिल बेचैन था, लेकिन उसे अपनी अधीरता दबानी पड़ी, क्योंकि वह जानता था कि एक बार उसने खुद को प्रकट कर दिया तो भयभीत नीला आकाश सांप राजा तुरंत पानी में कूद जाएगा और फिर उसके पास उससे निपटने का कोई मौका नहीं होगा। वह केवल दूर से चल रही लड़ाई को देख सकता था। कभी निंग उड़ जाता तो कभी नीला आकाश सांप राजा के शरीर पर घाव बन जाता। दोनों लहरों के बीच जूझते रहे। निंग लगातार लहरों के ऊपर फिसलता, कभी आगे बढ़ता तो कभी चकमा देता। कई बार तो वे लगभग उस समूह में घुस ही गए थे, लेकिन अंत में वे नहीं पहुंच पाए। यह वाकई बहुत ही तनावपूर्ण था। स्विश, एक के बाद एक मारपीट। वे अंदर हैं। जान की आंखें लाल थीं। इस समय निंग और नीला आकाश सांप राजा अभी अभी संरचना में प्रवेश कर पाए थे। वे उसके बिल्कुल किनारे पर थे, लेकिन जान अब और इंतजार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था।
शायद अगले ही पल निंग और नीला आकाश सांप राजा एक बार फिर संरचना के क्षेत्र से बाहर निकल जाएंगे। ऊपर जान का चेहरा भयंकर था। निंग, जो गठन की सीमा पर था, अचानक अपने मन में एक रोमांच की लहर दौड़ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि निंग की आत्मा पहले से ही बेहद शक्तिशाली थी, इतनी शक्तिशाली कि वह अनजाने में ही आसपास के किसी भी घातक खतरे को भांप लेता था। निंग के मन में अचानक एक अदृश्य भय छा गया और उसे लगा कि अगर वह नहीं हिला तो सचमुच उसकी मौत हो सकती है। पीछे हटो। निंग पूरी गति से पीछे की ओर खिसका और ऐसा करते हुए संयोगवश वह संरचना के किनारों से बाहर निकल गया। जैसे ही निंग उस संरचना के किनारों से पीछे हटा, उसने देखा कि उसके सामने पानी की सतह अचानक अराजकता के दृश्य में बदल गई। एक के बाद एक विशाल श्वेत ऊर्जा तरंगे प्रकट हुईं, जो विशाल काली ऊर्जा तरंगों से टकराकर उसके सामने के क्षेत्र को ढंकने वाले अनगिनत जाल बना रही थीं। इस विशाल संरचना की शक्ति ने निंग का दिल दहला दिया। ये कुछ ऐसा था जिसे अंतिम चरण के जियांटियन की रिफाइनर ने स्थापित किया था, जिसने अचानक ही वह सारी भयानक शक्ति छोड़ दी थी जो उसने पहले आसपास के क्षेत्र में रखी थी। नीला आकाश सांप राजा इस संरचना के भीतर है। निंग का दिल बैठ गया। इस पुराने प्रतिद्वंद्वी से इतनी बार लड़ने के बाद ये देखकर कि प्रतिद्वंद्वी संरचना में गिर गया है, निंग को भी उसके लिए चिंता हुई। ब्रू, एक काली मानव आकृति अचानक हवा में उड़ी और 30 मीटर से भी ज्यादा लंबे काले बियान बाग में बदल गई। उसकी गर्दन के चारों ओर रोएदार अयाल एक विशाल पंखे की तरह फैले हुए थे, जो उसके सिरों तक पहुंच रहे थे। उसकी जैड जैसी आंखें क्रूर क्रोध से भरी हुई थीं और वह सीधे निंग की ओर झपटा। एक बियान बाग। निंग तुरंत समझ गया कि यह विशाल संरचना किसने बनाई थी। एकमात्र जियांटियन जीवन रूप जिसके आत्मा जानवर के रूप में बियान बाग है, वह आयनवुड कबीले का आयनवुड जान है, एक उन्नत जियांटियन विशेषज्ञ। मुझे जाना होगा। निंग उन दोनों की ताकत के अंतर को अच्छी तरह जानता था। आयनवुड जान बेहद मशहूर था और अपनी दुष्टता के लिए मशहूर था। जब उसने अपने जादुई खजानों का इस्तेमाल किया तो नीला आसमानी सांप राजा भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। स्विश! अचानक एक काली रोशनी निंग की ओर बढ़ी। एक तेज तलवार के वार और एक झंझनाहट की आवाज के साथ निंग ने काली रोशनी को उस जियांटियन स्तर के बियान बाग की ओर वापस उड़ा दिया। बियान बाग दहाड़ा, जीवंश के बच्चे, आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। उस संरचना के भीतर से निकली एक तेज, कान फाड़ देने वाली दर्द भरी चीख ने आसमान को हिलाकर रख दिया। निंग भी अपने दिल की धड़कन रोक नहीं पाया। वह जानता था कि यह नीला आकाश सांप राजा की करुण पुकार थी। निंग से इतने लंबे समय तक लड़ने के बावजूद नीला आकाश सांप राजा ने पहले कभी इतनी करुण आवाज नहीं निकाली थी। जाहिर है, इस बार वह सचमुच बहुत मुश्किल में था। छोटे हरे सांप, मुझे उम्मीद है कि तुम इस घटना से बच जाओगे। निंग बस मन ही मन प्रार्थना कर सकता था। जरा भी हिचकिचाहट की हिम्मत न करते हुए वह तुरंत उस जियांटियन स्तर के बियान बाग के उग्र हमलों को रोकते हुए झील की सतह पर भागने लगा।